विक्रम ने गुस्सैल और भारी आवाज में कहा, अगर तुम सब यहीं चाहते हो तो यही सही, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये आया। विक्रम तलवार से एम के ऊपर वार करने ही वाला था कि कवि आगे आ गया और तलवार को पकड़ लिया। कवि ने समझाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मास्टर विक्रम, आप भावनाओं में बहकर ले रहे हैं। कवि की बात पर बाकी मास्टर ने भी सहमति जताई, जिस पर मास्टर विक्रम शांत हो गए और सोचने लगे। उन्हें खुद एहसास हो गया कि वह कुछ गलत करने जा रहे थे। आमतौर पर मास्टर विक्रम भावनाओं में भाकर कोई फैसला नहीं करते, लेकिन एक साथ दो क्रिस्टल के टूट जाने से उन्हें अग्र दानव के आजाद होने का डर सता रहा था। कमरे में कुछ देर शांति रहे। मास्टर विक्रम दोबारा जाकर अपनी सीट पर बैठे और उन्होंने तलवार को वापस गायब कर दिया। अब बाकी सब भी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। मास्टर कवि ने मिस्टर लीजेंड और रेड को भी अपनी अपनी जगह जाने को कहा। अब बस जैक्सन और बबलू ही अकेले कदघड़े में बाकी थे। जैक्सन ने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्षमा कीजिए, मैं अपने बरसों के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कृपया मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। इन सब में मेरी बहन का कोई हाथ नहीं है। अगर आपको दंडित करना है तो मुझे कीजिए, मैं स्वीकार करता हूं। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, पर मेरी बहन को इन सब से दूर रखिए। मास्टर विक्रम ने कुछ देर सोचा। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि मास्टर विक्रम कंफ्यूज दिख रहे थे। उन्हें चिंतित देख मास्टर कवि अपनी जगह से उठा और विक्रम के करीब गया और फुसफुसाते हुए बोला, आप आज्ञा दें तो हमारे पास एक युक्ति है जिससे इन सभी का न्याय हो सकता है। विक्रम के हां करने पर कवि ने समझाते हुए कहा, मास्टर विक्रम, इतना तो तय है कि जैक्सन को दंडित करने पर रेड और मिस्टर लैगेंड शांत नहीं रहेंगे और उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जिस वजह से हो सकता है हमें उन दोनों को भी खत्म करना पड़ जाए। मिस्टर लीजेंड अब एक मास्टर है और रेड हमने उसे परखाए। उसके शक्ति कमल की है, उसके अंदर अद्भुत बाल है। भविष्य में वह हमारे लिए अच्छे हथियार साबित हो सकते हैं। हम इतने शानदार योद्धाओं को हाथ से नहीं जाने दे सकते। विक्रम ने गुस्सैल आवाज में कहा, तो आप कहना चाहते हो कि हम इन्हें ऐसे ही जाने दें? फिर क्या फायदा रह जाएगा? इन नियम और कानून का कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा। कवि ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि इन्हें हम जाने देंगे? इन्हें सजा मिलेगी, लेकिन अलग तरीके से। विक्रम कवि को घर कर देखने लगा। कवि मुस्कुरा रहा था। मास्टर विक्रम के पूछने पर कवि ने बताया कि वह इन तीनों के साथ क्या कर सकते हैं, जिस पर मास्टर विक्रम भी मुस्कुराने लगे। कवि वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। अब सब पूछते हो चुका था कि इन तीनों के साथ क्या करना है। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, जैक्सन और रेड वॉरियर मुख्य रूप से तुम दोनों ही दोषी पाए गए हो। बबलू और का इन सब में कोई हाथ नहीं, और ये लड़की ये भी निर्दोष है, तो तुम दोनों को ही हमारी देखरेख में रहना होगा। विक्रम के शब्द सुनकर मिस्टर लीजेंड ने गहरी और चैन की सांस ली। मिस्टर लागेंड ने सोचा, जिस तरह उसने रेड की जमानत दी है, उसी तरह वो जैक्सन की भी जमानत दे सकता है। वो खड़ा हुआ ही था कि कवि ने हाथ पकड़कर उसे नीचे बैठा दिया और चुप रहने को कहा। विक्रम ने कहा, मिस्टर लेजेंड, जाहिर है कि अब आप जैक्सन की भी जमानत देने की सोच रहे हो, तो आपकी जमानत मंजूर की जाती है और आपको एक जीवन ऊर्जा मोती भी देने की आवश्यकता नहीं है। बिना कीमत के हमें माफ कर दिया जाएगा। कुछ तो अजीब है गुरुजी की बातों में, रेड ने गुनगुनाते हुए कहा। जाहिर है इस बार और भी कीमती वस्तु की डिमांड होगी। मिस्टर लगेंड ने बुदबुदाया, ये सब कब खत्म होगा? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं? जैक्सन बोला, विक्रम मुझे नजरअंदाज कर रहा है, शायद वो मेरी पहचान जान चुका है। हाँ, बबलू खुद से बोला, काश ये सब जल्दी खत्म हो तो मैं मास्टर विक्रम से मालिक के बारे में बात करूंगी। चांदनी बोली। विक्रम ने गंभीर आवाज में बोला, मिस्टर लगेंड, तुम अपने दोस्तों को बचाने के लिए किया कर सकते हो कुछ भी। जो आप कहो, जरूरत पड़ने पर मैं अपने दोस्तों के किए जान दे भी सकता हूं और ले भी सकता हूं। मिस्टर लेजेंड बोला, अग्र आइलैंड, जहां एक रहस्यमयी जादुई रक्त तलवार छिपी हुई है, आपको वो तलवार लानी है। बस इतना कर दो और अपने दोस्तों को मृत्यु दंड से बचा लो, और आपको ये कार्य 1 माह के भीतर करना होगा। कहो मंजूर है? विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा। मिस्टर लेजेंड जोश के साथ बोला, मुझे मंजूर है। एक फिर वहां चारों तरफ शांति छा गई।
मिस्टर लीजेंड नहीं जानता था कि उसने किस चीज के लिए हाँ कर दी। वह नहीं जानता था कि जादुई रक्त तलवार क्या चीज है। रेड उसे तलवार के बारे में थोड़ा कुछ जानता था, जिसे सोचकर उसके होश उड़ गए, और वहीं जैक्सन पूरी तरह से अनजान था कि वह चीज आखिर क्या है। लेकिन तभी उसके अंदर के शैतान की आवाज की रख दिया। कियान बोला, जादुई रक्त तलवार वो अमर सम्राट अग्रदानव की तलवार है। तुम्हारा दोस्त नहीं जानता उसमें मौत के मुंह में जाने के लिए हाँ कर दी। अपनी बकवास बंद करो, समझे तुम? जैक्सन ने कियान पर गुस्सा करते हुए कहा। उसके सिर में अभी भी तेज दर्द था। वो हर पल कियान से लड़ रहा था। विक्रम ने आगे कहा, तो ठीक है, कल सुबह ही तुम निकल सकते हो। हमारा सैनिक तुम्हें वहां तक पहुंचने में मदद करेगा, पर जाने से पहले एक बात जान लो, जादुई रक्त तलवार सबसे खतरनाक हथियार है। जानने हो किसका? किसी का भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो कहा मैं वो करूंगा। तलवार लाऊंगा और अपने दोस्तों को बचाऊंगा, बस इतना ही। यही मेरा मकसद है और मुझे कुछ नहीं जानना, मिस्टर लीजेंड ने रूखे अंदाज में कहा। विक्रम ने डरावनी आवाज में कहा, जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। जादुई रक्त तलवार का मालिक खुद अग्रदानव है और उसकी हिफाजत अग्रदानव का एक सैनिक करता है। अग्रदानव का नाम सुनकर रेड, चांदनी, बबलू और खुद जैक्सन भी डर सा गया। लेकिन मिस्टर लागेंड, उसने बस एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ बोला, आप अग्रदानव का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकते। आपको तलवार चाहिए तो जरूर मिलेगी, बदले में मुझे मेरे दोस्त, इस सौदे में मेरा ही फायदा है। एम नहीं जानता को अग्र आइलैंड पर इसके साथ किया क्या होने वाला है, मुझे इसकी चिंता हो रही है, कवि ने खुद से कहा। विक्रम ने कहा, तो इसी के साथ ये सभा यही खत्म हुई। फैसला हो गया जैक्सन, और बाकी सब हमारे साथ रहेंगे और मिस्टर लेजेंड जाएगा अग्र आइलैंड पर। किया होगा आगे? किया एम को अग्र आइलैंड पर जानबूझकर भेजा जा रहा है? किया इसके पीछे कोई साजिश है? किया 12 मास्टर्स सच में दुनिया के रखवाले हैं? वो बस राजा की तरह लोगों पर शासन करते हैं? क्या जैक्सन अपने अंदर के शैतान से लड़ पाएगा? क्या सिस्टम वापस आने वाला है? विक्रम मास्टर ने मिस्टर को अग्र आइलैंड पर जाकर जादुई रक्त तलवार ढूंढने को कहा। अगर मिस्टर लीजेंड उसे तलवार को ले आता है तो मास्टर विक्रम उसके सभी दोस्तों को माफ कर देंगे। पर यह उतना भी आसान नहीं था जितना मिस्टर लीजेंड समझ रहा था। खुद चौथ है, मास्टर कवि को मिस्टर लीजेंड की चिंता हो रही थी। मिस्टर लेजेंड हां कर चुका था तो बैठक को वहीं समाप्त कर दिया गया। एम के सभी दोस्तों को एक साथ मीनार के सबसे ऊपरी फ्लोर में रखा गया। एम सारी तैयारी करने के बाद उस कमरे में आया और सबसे बात करने लगा। जैक्सन अभी भी दर्द में था और कराह रहा था। सब जैक्सन को पकड़कर खड़े थे और बढ़ा रहा था। तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, मैं तुम्हें खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा, रेड ने एम से कहा। अच्छा हुआ तुम आ गए, हमें जैक्सन का कुछ करना होगा। काश मैं कुछ कर सकता, पर जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे कल सुबह ही कहां भेजा जा रहा है, मैं खुद नहीं चाहता जैक्सन को छोड़कर जाना, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा, मिस्टर लेजेंड ने मायूसी भरी आवाज में कहा। वो सभी ही जैक्सन के लिए चिंतित है। उसकी हालत खराब थी मिस्टर लीजेंड से। उसकी हालत देखी नहीं गई और वह जैक्सन के करीब है। उसने जैक्सन को गले से पकड़कर उठाया और उसके कान में गुस्सैल और भारी आवाज में बोला, तू जो कोई भी, हे जैक्सन की बॉडी में बस एक बार मेरे हाथ लग जा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मेरी बात को मजाक में मत लेना जैक्सन, मेरा दोस्त है और मैं तुझे हर किसी ऐसा नहीं करने दूंगा। कियान जो जैक्सन की बॉडी में था, वो मिस्टर लीजेंड की धमकी सुनकर हक्का बक्का रह गया। यह पहली बार था जब कोई उसे धमकी दे रहा हो। कियान कुछ देर के लिए शांत हो गया और उसने जैक्सन से लड़ना छोड़ दिया। जैक्सन के दिमाग के अंदर वह दोनों चेतना के रूप में लड़ रहे थे। दोनों ही सकते हिंट है, जैसे दो बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ते हो और वह खिलौना उनके दिमाग की कुर्सी है। जो कुर्सी पर बैठेगा वही बॉडी पर कंट्रोल करेगा। कियान के पीछे हट जाने की वजह से जैक्सन अब शांत हो गया और उसने हिला डोलना बंद कर दिया। जैक्सन अब बेहतर महसूस कर रहा था। जैक्सन ने गहरी सांस ली और एम के गले लग गया। थैंक यू एम, तुमने इस शैतान को डरा दिया। अब वो पीछे हट चुका है। शायद कुछ वक्त के लिए। कमरे में मौजूद हर कोई जैक्सन की बात सुनकर चकित रह गया। खुद मिस्टर लीजेंड भी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शब्द सुनकर जैक्सन के दिमाग के अंदर मौजूद शैतान डर जाएगा, पर यह सच नहीं था। वह शैतान डरा नहीं था, बल्कि कंफ्यूज था
और मिस्टर लीजेंड के बारे में सोच रहा था कि वह किस तरह का इंसान है, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई उसे इस तरह से धमकी दे रहा था। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, आप ठीक हों, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मिस्टर लेजेंड ने चांदनी की तरफ देखा। वह उसकी सुंदरता देखकर एक पल के लिए खो गया और सारी बातें भूल गया। चांदनी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। मिस्टर लीजेंड उसके खूबसूरती में खो गया। आप वही हो जो जैक्सन को डेथ वर्ल्ड में मिली थी? एम ने पूछा। हाँ, आपके दोस्त जैक्सन ने मुझे शराब से मुक्त कराया है, और नियम के अनुसार जो भी मुझे शराब से मुक्त कराएगा वही मेरा मालिक बनेगा। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, चांदनी ने जवाब दिया। एम ने कुछ सोचा। वो चांदनी को पसंद करने लगा था। वो सोच रहा था कि क्या हो अगर चांदनी भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाए, पर यह कैसा होगा। और तभी उसे इंजेक्शन का ख्याल आया कि चांदनी जैक्सन की हर बात मानेंगे। तो उसने एक बार फिर जैक्सन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जैक्सन, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो किया मैं चांदनी जी को अपने साथ ले जा सकता हूं। मुझे गलत मत समझना। जहां तक मैं जानता हूं चांदनी जी बहुत अधिक पुरानी है, तो हो सकता है कि वह जादू रक्त तलवार के बारे में बहुत कुछ जानती हो, जिससे मेरी मदद हो सकती है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि चांदनी तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो बेशक तुम उसे अपने साथ ले जाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि बस तुम अपना ख्याल रखना। मैं अब किसी और को नहीं खोना चाहता, जैक्सन ने कहा। जैक्सन ने यह बात जोर से कही थी, पर इतनी भी अधिक जोर से नहीं की सब सुन सके। लेकिन चांदनी ने उसकी बात सुन ली थी और वह जैक्सन के चेहरे को बड़े ही गौर से देख रहे थे। वास्तव में वह कभी भी जैक्सन को छोड़कर नहीं जाना चाहते थी, पर अगर जैक्सन खुद उसे आदेश देता है तो मजबूरन उसे जैक्सन को छोड़कर जाना होगा। जैक्सन ने चांदनी को आदेश देते हुए कहा, चांदनी, मेरी इच्छा है कि तुम मिस्टर लेजेंड के साथ जो और जादुई रक्त तलवार ढूंढने में उसकी मदद करो। एक और बात, तुम्हें मिस्टर लीजेंड के सारी बात माननी होगी। यह समझना कि अगर एम तुमसे कुछ कहता है तो समझो मैंने कहा है, चांदनी ने शांत स्वर में कहा। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। रेड काफी देर से खामोश था। वो यही सोच रहा था कि वो किस तरह कियान को जैक्सन को बॉडी से बाहर निकाल सकता है। उसे यह करने का सिर्फ एक ही तरीका मालूम था, और वह था मास्टर विक्रम। परंतु अब उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके गुरुजी मास्टर विक्रम इन सब में उनकी कोई मदद करेंगे। उल्टा उन्होंने तो इन सबको एक कमरे के अंदर खेद करके रखा है। यह अच्छी बात भी थी कि मास्टर विक्रम ने इन्हें जेल के अंदर नहीं रखा, पर फिर भी अब इनमें से कोई भी इस कमरे से बाहर तो नहीं जा सकता था। वह सभी कुछ देर और इसी तरह बातें करते रहे। मिस्टर लीजेंड और रेड को जब पता चला कि जैक्सन को पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो उन दोनों ने ही जैक्सन को सिंपैथी दी। और फिर एम की नजर चिंकी की तरफ गई, जो चादर ओढ़कर सो रही थी। उसे देखकर मिस्टर लीजेंड को कुछ याद आया कि जब वह वापस जैक्सन के घर पहुंचा था तो उसने चिंकी का एक भयानक रूप देखा था, किस तरह वो बर्फ में जमी हुई थी और डीमन प्रिंस उसे मारने वाला था। एम ने गंभीर स्वर में कहा, जैक्सन, रेड, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि चिंकी के साथ कुछ अजीब है। जैसा कि तुम दोनों ही जानते हो कि वह बर्फ की शक्ति यूजर है और वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन कुछ वक्त पहले मैं जब उसकी शक्तियों का प्रभाव देखा था तो वह बहुत अधिक था। जहां तक मेरा अनुमान है, चिंकी एक ऊंचे पावर स्टार रैंक की यूजर बन सकती है अगर वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख जाए। रेड ने कहा, तुम सही हो। मैं भी चिंकी के अंदर कुछ बदलाव महसूस किए हैं। जब मैं पहली बार देखा था वह बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन अब वह बदली हुई है। तुम्हारा सुझाव अच्छा है। हमें चिंकी के ऊपर काम करना चाहिए। मैं खुद चिंकी को ट्रेन करूंगा, उसे सिखाऊंगा कि अपनी शक्तियों को कंट्रोल कैसे करते हैं। बबलू, जो कि अब तक खामोशी में सबकी बातें सुन रहा था और अपने खिलौनों से खेल रहा था, उसके पास केवल 2 ही खिलौने थे, एक लाल डायनासोर और दूसरा ऑक्टोपस। पर रेड की बात सुनकर उसे मस्ती सूझी और बोला, रेड, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम वह सही इंसान हो जो चिंकी को ट्रेन कर सकता है? क्या तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है? बबलू की बात सुनकर रेड एक पल को जोर से हंस और फिर बबलू की तरफ देखते हुए बोला, शायद तुम मुझे कम समझ रहे हो।
मेरी बात ध्यान से सुनो। चिंकी के पास बर्फ की शक्ति है, जिस वजह से कंट्रोल न होने पर वह बर्फ में जम जाती है, और मेरे पास आकर बिजली की शक्ति थी। शुरुआत में मेरा शरीर चलने लगता था और मुझे करंट लगता था। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितने बुरे दौर से गुजरा हूं। रोज गलती होने पर बिजली के झटके और खुद को ही अपनी आग से जलाना। ये सुनकर सभी एक पल को हैरान हो गए, क्योंकि रेड के भाव बदल चुके थे। वो सीरियस था। जैक्सन, चिंकी और चांदनी और खुद बबलू भी उस दर्द से पड़े थे जो रेड जैसे योद्धा ने कहा था। मुख्य रूप से योद्धा तो तरह के होते हैं। पहले वह जब शक्ति अस्त्र को अपने हार्ड वर्क से प्राप्त करते हैं, और दूसरे वह जिनके पास जन्म सहित किसी तरह की शक्ति को काबू करने का टैलेंट होता है। रेड के पास आग की शक्ति जन्म से थी, और अपने हार्ड वर्क की वजह से वह बिजली की शक्ति को भी सीखने में कामयाब हो गया। सिर्फ मिस्टर लागेंड ही अकेला वहां था जो रेड की फीलिंग समझ सकता था। वो मुस्कुराया और बोला, हर रोज रेड किया, तुम सच कह रहे हो। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे बस शुरुआत के कुछ दिनों ही तकलीफ हुई थी, बाकी मैं अपनी शक्ति को मास्टर करना सीख गया था। रेड ने चौंकते हुए कहा, किया कहा? तुम सिर्फ कुछ दिनों में ही शक्तियों को कंट्रोल करना सीख गए थे। इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। एम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम भूल रहे हो, मैं 8 साल की उम्र तक पावर स्टार रैंक 10 तक पहुंच चुका था। उसके बाद के स्टेज में खुद प्रोग्रेस की और सिर्फ एग्जाम देकर पावर स्टार रैंक 12 पर पहुंच गया। जैक्सन ने चौंकते हुए कहा, किया? 8 साल की उम्र में रैंक 10 पर जबरदस्त। बबलू ने फुसफुसाते हुए कहा, 8 की उम्र तक रैंक 10 पर पहुंच गए और 19 की उम्र में एक मास्टर की कुर्सी हासिल की। यकीनन एम, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, सबसे कम उम्र का अस्त्र किंग शक्ति मास्टर। रेड ने पूछा, एम, तुम सुबह जाने वाले हो, और मास्टर विक्रम भी कल सुबह को ही आने वाले हैं, क्योंकि हम सब याद हैं। और तुमने कहा था किसी दिन फुर्सत से अपने अतीत के बारे में बताओगे, तो इससे अच्छा वक्त कहां मिलेगा। जैक्सन ने रेड की बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ एम, अब जो भी होना है कल सुबह सही होना है, तो मैं भी तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के लिए इच्छुक हूं। बबलू, चांदनी, औरत चिंकी भी जाग चुके थे। सभी इच्छुक थे और मिस्टर लीजेंड को फोर्स कर रहे थे कि वह अपने अतीत के बारे में बताएं। मिस्टर लीजेंड पहले तो मन करता है, लेकिन फिर बाकियों की जिद पर वह गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर तुम सब जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा शुरू से, और अपने बारे में अच्छे से बताऊंगा जहां तक मैं जानता हूं। मिस्टर लेजेंड का अतीत 19 साल पहले पूर्व साम्राज्य की सीमा पर हजारों में सैनिकों की बिखरी हुई लाश से पड़ी थी। दक्षिण और पश्चिम के साम्राज्य ने एक साथ मिलकर पूर्व साम्राज्य को पर आक्रमण किया और पूर्व साम्राज्य की राजगद्दी को हथिया लिया। कत्लेआम हुआ, चारों तरफ लाशें अच्छी जाने लगे, नदियां खून से लाल हो गईं, हजारों में बच्चे अनाथ हो गए और थे विधवा हो गई। माहौल को शांत करने के लिए सभी 12 मास्टर अलग अलग स्थान पर थे और लोगों को सुरक्षित करने का काम कर रहे थे। 12 मास्टर कभी भी युद्ध के बीच दखल नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं करते। वह कोशिश करते हैं, लेकिन जब युद्ध नहीं चलता तो वह युद्ध को होने देते हैं और वह युद्ध में कोई दखल नहीं देते, परंतु वह सिर्फ युद्ध के बाद में आते हैं। आम जनता की मदद के लिए 5वां मास्टर रेनमास पूर्व साम्राज्य में अपने सैनिकों के साथ सड़कों और गलियों और नदियों में बिखरी हुई लाशों को इकट्ठा कर रहा था। वह सभी उन्हें कचरा गाड़ी में भर कर ले जा रहे थे। उन सभी को एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा करके जलाया जाना था, और तभी विक्रम मास्टर को लाशों के ढेर के बीच में एक बच्चा दिखाई दिया। रोता भिलकता, खून से लटपट, उसके माँ बाप मरे जा चुके थे। 5वां मास्टर उसके करीब गया। वह बच्चा 5वें मास्टर को देखकर खामोश हो गया। 5वें मास्टर को यह बात बहुत अजीब लगी कि वह बच्चा उसे देखकर चुप क्यों हो गया। वो बच्चा और कोई नहीं मिस्टर लागेंड था, जो आज अनाथ हो चुका है। ये बच्चा अलग है जो अब तक रो रहा था, हमें देखकर चुप हो गया। जाहिर है ये किसी शूरवीर की खून है। किया रेनमास मिस्टर लेजेंड को अपने साथ ले जाएगा। कौन है एम के माँ बाप? किया हुआ था एम के साथ एकेडमी में, जिस वजह से उसे एकेडमी से निकाल दिया गया। किया राज है जादुई रक्त तलवार का। किया होगा जब अग्रदानव आजाद होगा, पर कैसे? मिस्टर लेजेंड अपने सभी दोस्तों को बता रहा था कि उसका बचपन
किस तरह गुजरा उनसे शुरुआत उन बातों से की जो उसके गुरु 5वें मास्टर रेनमास ने उसे बताई थीं। अब आगे मिस्टर लेजेंड का अतीत। ये बच्चा अलग है जो अब तक रो रहा था, हमें देखकर चुप हो गया। जाहिर है ये किसी शूरवीर की खून है, रेनमास ने कहा। 5वां मास्टर उसे बच्चों को अपने साथ लेकर अपनी अकादमी में आ गया और उसको अनाथ आश्रम भिजवा देता है। लेकिन कुछ समय बाद ही वो मिस्टर लीजेंड को अनाथ आश्रम से वापस अपने पास मंगवा लेता है और खुद उसकी परवरिश करने लगता है। 5वां मास्टर को मिस्टर लीजेंड कुछ ज्यादा ही पसंद था, खासकर उसकी मुस्कुराहट, जिसे देखकर 5वें मास्टर को राहत मिलते थे। वक्त बिता और मिस्टर लेजेंड 6 साल हो गया। तब जाकर 5वें मास्टर ने डिसाइड किया कि अब वह मिस्टर लीजेंड की ट्रेनिंग शुरू कर सकता है और उसे एक अच्छा योद्धा बन सकता है। वो दोनों ही बर्फीली जमीन खड़े थे। वहां और भी स्टूडेंट्स थे, मिस्टर लागेंड की ही उम्र के थे, और आज उन सभी की ट्रेनिंग का पहला दिन था, इसलिए उन्हें इस ठंडा स्थान पर बुलाया गया। सभी बच्चे ठंड के मारे कहां पर रहे थे सिवाय मिस्टर लीजेंड के। तुम सभी कौन हो और कहां से आए हैं इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब तुम सब इस अकादमी में जाओगे तो एक अद्भुत योद्धा बनकर जाओगे। यही हमारी इच्छा और संकल्प है। आज तुम सभी की ट्रेनिंग का पहला दिन है और आज हम सीखेंगे कि अपनी शक्ति को पहचानते कैसे हैं। रेनमास ने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखा और कहा, अपनी शक्ति को पहचानना, आप कहना चाहते हो कि हम सभी के अंदर सकते हैं और हमें उससे पहचानना है? एम ने पूछा। बिल्कुल सही समझे तुम, रेनमास ने मुस्कुराते हुए कहा। रेनमास अब तक डिसाइड नहीं कर पाया था कि वो उसे किस नाम से बोला है, और ज्यादातर वह मिस्टर लीजेंड को सिर्फ एम या बेटा ही कहता था। एम कहने की एक वजह उसके गले में मौजूद एकमात्र लॉकेट था जिस पर एम बना हुआ था। गुरुजी, हम शक्ति को कैसे पहचाने कि हमारे पास क्या शक्ति है? रोजी ने कहा। रोजी फोस्टर दक्षिण साम्राज्य की राजकुमारी है, शाही कपड़े और छोटे बाल, वो बहुत क्यूट प्यारी और सबकी चहीती भी। हे, रोजी और उसका भाई जैक फोस्टर दोनों ही रेनमास को एकेडमी में सिलेक्ट हुए। रोजी 6 साल और जैक 12 साल। उसके बावजूद यह दोनों भाई बहन एक ही भेज में है, जिसका कारण जैक का 6 साल तक कोमा में रहना था, वरना अब तक जैक ऊंचे रैंक पर पहुंच चुका होता। रेनमास ने सभी को बैठने और आंखें बंद करने को फिर उन्हें समझाने लगा। अपनी शक्ति को पहचानने की 3 विधियां हैं। पहले मन को शांत रखो, दूसरा नेचर को महसूस करो, और तीसरा खुद में झांकने की कोशिश करो। तुम्हें पहले तो अंधकार दिखेगा, लेकिन कोशिश करने पर तुम्हें उसे अंधकार के बीच एक रोशनी जरूर दिखाई देगी। उसे रोशनी का आकार और रंग ही डिसाइड करेगा कि तुम किस शक्ति को मास्टर करने लायक हो। सभी लोग मास्टर की बात मानकर उनके बताए गए स्टेप को फॉलो करने लगे। सुबह से शाम होगी, पर अब तक कोई भी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाया। ना ही मिस्टर लीजेंड, अंधेरा हो चुका था। लेकिन मास्टर मैं उनमें से किसी को भी उठने की इजाजत नहीं दी। जब तक यह लोग अपनी शक्ति को पहचान नहीं लेते, इन्हें उठने की इजाजत नहीं थी। बैठे बैठे सभी के शरीर में दर्द होने लगा। सबसे पहले जिसमें हाथ उठाया वो थी रोजी। यस यस, मैंने कर लिया, मुझे वह दिखाई दे। वह नीली रोशनी है और मैं जानती हूं क्या है, वह जल की शक्ति है, रोजी ने उत्साह जताते हुए कहा। बहुत बढ़िया रोजी, तुम बहुत जल्दी सीख गई, लेकिन अब शोर मचाना बंद करो, इससे बाकियों को दिक्कत हो रही है, रेनमास ने कहा। रोजी ने अपने कान पकड़े और मुस्कुराते हुए कहा, माफ कीजिए गुरुजी। इतना कहकर रोजी अपनी जगह से उठी और गुरुजी के पास जाकर खड़ी हो गई और बाकी सबको देखने लगी। वहां करीब 60 से अधिक स्टूडेंट्स थे जो अपनी जीत तोड़ कोशिश कर रहे थे। शक्ति को पहचानने के लिए धीरे धीरे और भी स्टूडेंट अपनी शक्ति को पहचानने में कामयाब हो रहे थे। अगली सुबह तक करीब 77 स्टूडेंट्स पास हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस स्थान को छोड़ने की इजाजत नहीं थी। नियम सिंपल था, जब तक सब पास नहीं हो जाते कोई भी वापस अपने रूम में नहीं जाएगा। 24 घंटे बीत चुके थे। 6 से 7 साल की उम्र के वह बच्चे 24 घंटे तक भूखे प्यासे एक जगह बैठे रहे और आखिरकार वह सभी अपनी शक्ति को पहचानने में कामयाब हो गया। लेकिन अभी भी 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, पर उन्हें इसका कोई फल नहीं मिल रहा था, जिनमें मिस्टर लागेंड भी शामिल था। गुरु, इस तरह तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रोजी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। सिर्फ रोजी अकेली नहीं थी,
जो यहाँ खड़े खड़े परेशान हो रही थी। बाकी सभी स्टूडेंट का भी यही हाल था। वह सभी भूख और प्यास सम्मान तड़प रहे थे, पर फिर भी मास्टर ने इन पर कोई रहम नहीं दिखाई। नियम है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट उन 3 बच्चे हुए स्टूडेंट्स को मनोकोष रहे थे। क्या मुसीबत है, इन निकम्मों की वजह से हमारा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है, रोजी के भाई जैक ने गुस्सैल आवाज में बोला। वो राजकुमार था और बार बार गुरुजी से चलने के लिए बोल रहा था, पर मास्टर रनमास आम स्टूडेंट और एक राजकुमार में फर्क करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने जैक को डांटा और वहीं खड़े रहने को कहा। हम दोबारा नहीं कहेंगे, जब तक सभी स्टूडेंट अपनी शक्ति को पहचान नहीं लेते, हमेशा कोई भी वापस एकेडमी नहीं जाएगा। एक और स्टूडेंट कामयाब हो गया और उठकर रेनमास के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अब सिर्फ मिस्टर लेजेंड और एक दूसरा स्टूडेंट बाकी था जिसने कवच पहने हुआ था। सभी को वह लड़का बहुत अजीब लगा, क्योंकि एक बच्चे का लोहे के कवच के अंदर ढका होना बहुत अजीब बात थी, और साथ ही उसका कवच भी आम कवच से काफी अलग टाइट था। सिर्फ रेनमास इसकी वजह जानते थे। वो लड़का जिसवांग कुछ तो अजीब है, उसके साथ हमें अब तक समझ नहीं आया कि उसके शरीर में से इतनी अजब गढ़ क्यों निकलती है। अगर हम उसे यह कवच ना देते तो अब तक सभी बच्चे इसकी बदबू से बेहोश हो जाते हैं, रेनमास ने खुद से कहा। यह दूसरा स्टूडेंट्स और कहीं नहीं बल्कि जैद था, वही जैद जो पेरेंट में रुद्र का दोस्त बन चुका है। मोंटी जो कि जैक का दोस्त है, गोल मटोल शरीर और कम दिमाग, उसे रहा नहीं गया और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा। भागते भागते उसका प्रेरक पत्थर से टकराया और वह सीधा जाकर उन दोनों में से एक स्टूडेंट की गोद में गिरा। ये जी था, जो लगभग अपनी शक्तियों को पहचानने में कामयाब हो चुका था, लेकिन मोंटी की वजह से उसका ध्यान भटक गया। जी ने आंखें खोली और मोंटी को देखा। जी की आंखों से निकलकर काली ऊर्जा मोंटी की आंखों में लगी, जिससे मोंटी की आंखें जलने लगीं और वो दर्द से चीख उठा। जी ने यह जानबूझकर नहीं किया। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी शक्ति को पहचाना था, उसको बाहर लाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जी पहली कोशिश में ही अपनी शक्ति को पहचानने में कामयाब हो गया था। उसे इतना वक्त लग रहा क्योंकि वह उसे शक्ति का इस्तेमाल करने की जीत और कोशिश कर रहा था, और जब वह कामयाब हुआ तो उसकी आंखों के सामने मोंटी था, जिस वजह से मोंटी की आंखें चल गईं। देखा जाए तो एक तरह से यह बस एक्सीडेंट था। रेनमास ने दौड़कर उन दोनों के करीब है और उन्होंने मोंटी को अलग किया और उसकी आंखों को देखने लगे। मोंटी की आंखें पूरी तरह से जल चुकी थीं, और न सिर्फ उसकी आंखें बल्कि उसका पूरे दिमाग में छेद हो चुका था, जैसे उसकी आंखों में दोस्त गर्म लोहे की सरियां को गुस्साया गया हो। यह देखकर मास्टर के तो होश उड़ गए, उनका दिमाग घूम गया। उन्हें अच्छे से याद था कि उन्होंने सिर्फ एक काली ऊर्जा को देखा है, ना कि अग्नि शक्ति को, तो फिर उसकी आंखें किस तरह से जल सकती हैं। अफसोस, मोंटी मारा जा चुका था। 5वां मास्टर के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई स्टूडेंट अपने पहले ही पड़ाव में मारा गया। जी, कौन हो तुम और किया तुमने ये जानबूझकर किया है? रेनमास ने जी के कंधों पर हाथ रखकर पूछा। जीत खुद घबराया हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं किया हुआ मुझे नहीं पता। जीत को घबराए और डरा हुआ देख मास्टर ने उसे शांत रहने को कहा और गार्डों को बुलाया और सभी स्टूडेंट्स को वापस अकादमी में अपने अपने रूम में जाने को कहा। सभी स्टूडेंट्स डरे हुए थे। आखिर थे वह सब छोटे बच्चे हैं। अपने सामने किसी की मौत देखना उनके लिए काफी दर्दनाक और डरावना था। वह सभी जीत को एक मॉन्स्टर के रूप में देखने लगे। सभी स्टूडेंट और खुद मास्टर वापस अकादमी की तरफ जाने लगे और तभी उन्हें किसी का ख्याल आया। मास्टर ने मोड़कर देखा तो मिस्टर लीजेंड वापस अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसका ध्यान एक पल के लिए भी कहीं नहीं मटका। उसे खबर तक नहीं थी कि अभी उसके पास ही में बैठे हुए स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट्स को मार डाला। रेनमास ने देखा कि सिर्फ एम ही नहीं बल्कि रोजी भी वह रुकी हुई है। रोगी ठीक उसके सामने बैठी हुई थी और उसके चेहरे को घूर रही थी, जैसे उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा हो। रेनमास वापस आया और एम को देखने लगा। वो एम के पीछे था। उसने रोजी से पूछा, राजकुमारी, आप क्या देख रही हो? आपको वापस सबके साथ चले जाना चाहिए। गुरु, ये कितना अजीब है, रोजी ने हैरान होकर कहा। रेनमास आगे बढ़ा और एम को सामने से देखने लगा।
एम को देख वह भी चकित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एम के दोनों हाथ आगे थे, जैसे उसने किसी फुटबॉल को पकड़ रखा हो। उसके दोनों हाथों के इर्द गिर्द वायु घूम रही थी, किसी गेंद के आकार में, जैसे मानव वह वायु ऊर्जा की गेंद को निर्मित कर रहा हो। असंभव यह न कि सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानता है, बल्कि यह उसे मास्टर कर रहा है, वह भी इतनी कम उम्र में। यह असंभव है। पहले जी और अब ये अगर ऐसे ही चला रहा तो यह दोनों बहुत कम वक्त में ही महारथी बन जाएंगे। शक्ति को इस्तेमाल करने के 3 स्टेप होते हैं, जिनमें से पहले शक्ति को पहचानना, दूसरा उससे शक्ति को बाहर लाने की कोशिश करना। यह वह स्टेप था जिसमें लोगों को सालों लग जाते हैं, पर वह अपनी शक्ति को बाहर नहीं ला पाते। और तीसरा और सबसे मुश्किल स्टेप था अपनी शक्ति को किसी माध्यम के रूप में उपयोग करना, उसको मास्टर करना। लेकिन मिस्टर लीजेंड ने पहले और दूसरे स्टेप को तो मानो एक झटके में पूरा कर दिया। अब वह डायरेक्ट तीसरा स्टेप पर ध्यान दे रहा है, अपनी शक्ति को मास्टर करना, और वह बखूबी कर रहा था। किया ये शक्ति का इस्तेमाल करना जानता है, रोजी ने कहा। रेनमास आंखें गढ़ाकर एम को देख रहा था। एम धीरे धीरे उसे गेम के अंदर वायु के प्रभाव को बढ़ा रहा था। अगर यह वायु ऊर्जा की केंद्र किसी से टकराती है तो इसको बहुत चोट सकती है। और ऐसा हुआ। उन दोनों के साथ अचानक ही मिस्टर लीजेंड ने वायु के प्रभाव को और तेजी से बढ़ना शुरू किया, जिस वजह से वह उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और बुकिंग 10 गुना अधिक तेजी से घूमने लगी, जिससे वहां एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से रोजी और एम धमाके से दूर जा गिरे और वो दोनों ही बेहोश हो गए। एम, रोजी, तुम दोनों ठीक हो? रेनमास चिल्लाया। क्या हुआ था आगे? क्या एम की वजह से रोजी मारी गई? कैसे बना एम एक महान योद्धा? क्यों निकाला गया उसे एकेडमी से? और क्या रहस्य है ज़ीड वॉरियर का? एम अपनी शक्ति को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वजह से वहां एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से रोजी और खुद उसे काफी चोट लगी और वह दोनों ही बेहोश हो गए। अगले दिन जब उन दोनों की आंखें खोली तो वह दोनों हॉस्पिटल में था। कुछ हफ्तों तक वह दोनों ही एक साथ अस्पताल में रहने वाले। रेनमास एम को पहले ही बता चुका था कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था, जिस वजह से वह दोनों हॉस्पिटल में है। मिस्टर लीजेंड शर्मिंदा था और वह राजकुमारी रोजी से बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन राजकुमारी रोजी उसे माफ नहीं करते। साथ ही उसका भाई जैक मिस्टर को पीटने की कोशिश करता है, पर रोजी उसे रोक लेती है। वह दोनों ही अस्पताल में करीब 3 हफ्तों तक रहे और इसी बीच उन दोनों की दोस्ती होकर रोजी मिस्टर लीजेंड की पहली दोस्त और शायद वह पहली लड़की जिसको मिस्टर लीजेंड ने चोट पहुंचाई थी। जब वह दोनों ठीक हुआ तो उन्होंने एक साथ गुरुजी से मिलने का फैसला किया। वह दोनों हंसते हुए और बातें करते हुए जा रहे थे, पर जैक को ये सब पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने इन सब को नजरअंदाज कर दिया और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। करीब 1 साल बाद जहां एम के साथ के सभी स्टूडेंट रैंक 2 पर पहुंचे थे, वही एम पावर स्टार रैंक 5 का यूजर बन गया और यही वजह थी जो हर स्टूडेंट मानो उसे जलने लगा। सभी लोग मन ही मन मिस्टर लीजेंड से नफरत करने लगे। उसकी तरक्की किसी से बर्दाश्त नहीं थी। मिस्टर इंडियन से जो सबसे ज्यादा चलता था वह था रोजी का भाई जैक। वह हर बार मिस्टर लीजेंड से फाइट हार रहा था। भले ही यह लोग अभी बच्चे थे, लेकिन जैक एक राजकुमार है और किसी गरीब शहर ना उसको बर्दाश्त नहीं था। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वह किसी तरह एक बार बस मिस्टर लीजेंड को हरा दे, पर यह कभी मुमकिन नहीं हो सका। एक रोज प्रैक्टिस हॉल में मास्टर रेनमास ने ऐलान किया, जो कोई भी उसे दिव्य कवच इनाम में दिया जाएगा। एम यहां अपने ग्रुप का टॉपर बन चुका था और सबका टारगेट भी, हर किसी का सपना था कि वह बस एक बार मिस्टर लीजेंड को हरा सके। लोगों के बीच गर्मी के माहौल को देखकर इस शहर किसी को वह मौका मिल जाएगा कि वह मिस्टर लैंड से फाइट करके उसे हरा सके। वही जी किसी वजह से मास्टर रेनमास ने उसके पहले ही दिन से सबसे अलग कर दिया और सीक्रेटली उसके ऊपर काम करने लगा। वो जी की शक्तियों को समझने की कोशिश करने लगा, पर वह हर बार उसके शक्तियों को समझने में नाकाम हो जाता। स्टेज को सजाया गया और उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई गई जो मिस्टर लीजेंड को चैलेंज करना चाहते थे। नियम सिंपल था, जो कोई भी मिस्टर लीजेंड को हराएगा वही दिव्य कवच का मालिक होगा, वरना वो कवच एम को दे दिया जाएगा।
पावर स्टार रैंक देन का स्वर्ण दिव्य कवच जिसको भेद पाना असंभव है। करीब स्टूडेंट ने एम को चैलेंज किया, पर जैक ने नहीं। वह पहले ही कई बार मिस्टर लीजेंड से हर हर कर शर्मिंदा हो चुका था। अब वह एक और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन वह आज थोड़ा हैरान था क्योंकि उसकी बहन राजकुमारी रोगी ने भी मिस्टर लीजेंड को चैलेंज किया, जो कि मिस्टर लीजेंड की अच्छी दोस्त बन चुकी थी। खुद मिस्टर लीजेंड भी काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था। वह रोजी से नहीं लड़ना चाहता था। उसने रोजी से इस बारे में बात भी की, पर रोजी को वो कवच जितना था। रोजी, अगर तुम्हें वो शक्ति कवच चाहिए तो वह मैं तुमको ऐसे ही दे दूंगा। तुमको मुझे चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, एम ने शांत स्वर में कहा। एम, तुम बोल रहे हो? हम एक राजकुमारी हैं और हमारा काम दान देना होता है, दान लेना नहीं। कवच तो मैं तुम्हें हराकर हासिल करूंगी मेरे प्यारे दोस्त, रोजी ने कहा। इतना तो क्लियर था कि रोजी इस फाइट को नॉर्मल फाइट की नजर से ले रही थी। मिस्टर लेजेंड को चॉइस दी गई थी, वो जितने चाहे उतने चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसी के साथ पहला मुकाबला शुरू हुआ। रचित नाम के लड़के ने उसे चैलेंज किया, जिसके पास अग्नि की शक्ति थी। वो अग्नि अस्त्र का यूजर था। आते ही उसने आग का गोला बनाया और एम के ऊपर फेंक दिया। एम ने धनुष आगे किया और कवच निर्माण किया। कवच से टकराकर वह आज का गोला नष्ट हो गया और उसके बाद मिस्टर लीजेंड ने अपना हमला किया। उसने वायु का मुक्का बनाया। वायु का तेज रफ्तार मक्का सीधा जाकर उसे यूजर से टकराया और उससे फाइटिंग रिंग से दूर धकेल दिया। वह बेहोश हो चुका था। वायु ऊर्जा के मुख्य बनाना मिस्टर लीजेंड का मुख्य हथियार था। उसके वायु के मुख्य में बहुत अधिक वायु का प्रेशर बनता था, जिसका सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आखिर हवा को कौन रोक सकता है? ठीक इसी तरह एम ने सभी चैलेंजर्स को एक एक करके हराना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति और तीर चलाने की गति असामान्य थी। प्रतिद्वंदी हमला करता, इससे पहले मिस्टर लीजेंड उसी पर हमला कर सका होता। उसकी फुर्ती और ताकत कमल के थे। 7 साल की उम्र में ही वह बहुत तेज हो चुका था। पर एक बात जो थी, जो उसको सबसे अलग बना रही थी, और वह था उसका पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई उसे कितना भी बुरा भला क्यों ना कहता, पर वह कभी भी किसी को पलट का जवाब नहीं देता था। वह हमेशा ही सभी को अंदाज करता और मुस्कुराता रहता। उसकी सिर्फ एक दोस्त थी और वह हमेशा उसी को ही ढूंढता, और जब वह मिल जाती तो वह उसके साथ वक्त बीता था। और यह थी राजकुमारी रोजी। 16 लोग हार चुके थे। अब रोजी सामने आई। रोजी धनुष के उपयोग के बजाय तलवार का उपयोग करती थी। वह अपनी जल की शक्ति को तलवार के माध्यम से बाहर निकलते थे। जैसा कि किसी भी शक्ति उपयोग करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, अगर शक्ति को बिना माध्यम के उपयोग में लाया जाता है तो इससे यूजर को ही शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई अग्नि का यूजर अपनी शक्ति को अपने हाथों से बाहर निकलता है तो ऐसे में उसके हाथ या हो सकता है उसका पूरा शरीर ही जल जाए। ठीक यही नियम बिजली और बाकी शक्तियों पर लागू होता है। रोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, एम, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें हराना हर किसी के बस की बात नहीं, परंतु तुम्हारी यह वायु शक्ति मेरे सामने किसी काम की नहीं है। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि विजेता वही है जो कभी हार ना माने और हर मुश्किल का सामना करें, तो मैं हार तो नहीं मानने वाला। रोजी ने एम को तिरछा नजरों से देखा और अपनी तलवार को ऊपर उठाया और फिर उसे फर्श में घुसा दिया। एम जानता था कि रोगी क्या करने वाली है, पर फिर भी वह अपनी जगह से नहीं मिला। ठीक उसके पैरों के नीचे से पानी का तेज फव्वारा निकाला और ऊपर उठ गया। मिस्टर लीजेंड नीचे गिरने ही वाला था कि तभी उसने पीछे की तरफ पलट गया। उसने जंप लगे और वह सुरक्षित रूप से फर्स्ट पर लैंड हुआ। एम ने धनुष आगे किया और तीर चलाया। एक बार फिर वायु का वही विशाल मुक्का बन गया। उसकी गति इतनी अधिक तेज थी कि कोई भी उसे देखकर नहीं पता था, और यही रोगी के साथ भी हुआ। वह कुछ समझ पाते, इससे पहले ही वह मुक्का उसके करीब आ चुका था, पर वह उसे टकराने के बजाय ठीक उसके सिर के ऊपर से गुजर गया। किया सच में एम का निशाना चूक गया, रोजी ने खुद से कहा। रोजी ने एम की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। इसका सीधा सा अर्थ था कि इन मिस्टर लीजेंड ने जानबूझकर रोजी पर हमला नहीं किया, वरना उसका निशान तो अचूक था। यह देखकर रोगी को गुस्सा आया कि मिस्टर लीजेंड फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा, और उसने तलवार को हवा में घुमाया
जिससे पानी की एक लहर निर्मित हो गई और सीधा जाकर मिस्टर लीजेंड से टकराई, जिससे उड़ता हुआ स्टेडियम से बाहर जा गिरा। यह नजारा देखकर बाकी सभी स्टूडेंट के होश उड़ गए। सब कुछ फंसाने लगे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि रोजी ने मिस्टर लीजेंड के ऊपर वार किया और उसका वार कामयाब भी हो गया। रेफरी आगे आया और काउंटिंग करने लगा। एम अपने होश में था और उसमें अभी अभी इतनी एनर्जी थी कि वह उठकर रोजी को हरा सके, परंतु वह जानबूझकर नहीं उठा और बेहोश होने का नाटक करने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो रोजी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। 10 तक गिनती हो जाने के बाद भी जब एम नहीं उठा तो रेफरी ने रोजी को विजेता घोषित कर दिया और वो स्वर्ण कवच रोजी को दे दिया गया। रोजी कवच को देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। मुझे ये नहीं चाहिए, रोजी ने रूखे अंदाज में कहा। रेफरी रोजी की बात नहीं समझ पाया कि आखिर वह कवच लेने से क्यों मना कर रही है। रेफरी ने दोबारा उससे पूछा, पर इस बार भी रोजी ने मना कर दिया। यह देख उसका भाई जैक आगे आया और उसने कवच को रेफरी के हाथ से लेकर रोजी को दे दिया और रेफरी को समझाते हुए कहा, वो मेरी बहन को आदत नहीं है ना, तो वो शर्मा रही है। जैक ने कवच ले लिया और रोजी को लेकर अपने रूम में चला गया। सभी स्टूडेंट को एक पर्सनल रूम दिया गया था। जो जख्मी थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया और बाकी सब अपनी ट्रेनिंग में बिजी होकर मिस्टर लीजेंड अभी भी बेहोश होने का नाटक कर रहा था। जब उसे वहां शांति और खामोशी दिखाई दी तो वह सीधा खड़ा हुआ। वह कपड़े झड़ते हुए बोला, कितनी अजीब लड़की है। एक तो मैं जानबूझकर हार, ऊपर से कवच लेने से मना कर रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं में से सारी मेहनत बेकार ना हो जाए। अजीब किस्से तुमने। एम के बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रोजी ने गुस्सैल आवाज में कहा। एम रोजी को अचानक अपने सामने देखकर सॉफ्ट हो गया। उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने बात को घुमाते हुए कहा, वो अजीब नहीं, अच्छी लड़की बोला। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। एक तो जानबूझकर हार गए, जबकि मैं तुम्हें खुद हारना चाहती थी, और अब मेरे सामने भोले बन रहे हो। रोजी ने एम के मुंह पर मुक्का मारते हुए कहा। रोजी गुस्से में थी। उसे बहुत बुरा लगा था। वह जानबूझकर उसे हार गया। मिस्टर लीजेंड ने वहां से भागना बेहतर समझा, तो बस उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और बिजली की गति से वहां से 9-2-11 हो गया। रोजी वहीं खड़े खड़े देखते रह गईं और मिस्टर उसकी नजरों से ओझल हो गया। ये कितना फुर्तीला है। शायद मुझे गलतफहमी हो रही थी कि मैं इसे हरा सकती हूं, रोजी ने कहा। जैक के रूम में वो और उसका दोस्त शौर्य था। जैक आज बहुत खुश था, क्योंकि यह पहली बात है जब उसने मिस्टर लीजेंड को किसी से हारता हुआ देखा था। वह मिस्टर लीजेंड से नफरत करता था। अगर उसका बस चलता है तो वह मिस्टर लीजेंड को कब का खत्म कर चुका होता। वही शौर्य की नजर टेबल पर रखे हुए इस चमकीले स्वर्ण कवच पर टिके हुई थी। जैक, तुम्हें ऐतराज ना हो तो किया मैं इसे एक बार पहन सकता हूं। बस एक बार, मुझे हमेशा सही शक्ति कवच चाहिए था। बस तो मुझे एक बार इसे पहने, तो फिर तुम जो कहोगे मैं वह करने को तैयार हूं, शौर्य ने जिद करते हुए कहा। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार क्या, मैं तुम्हें यह कवच ही दे दूंगा। बस मेरा एक काम कर दो, अगर कर सकते हो तो। शौर्य ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वो किया है? जैक ने गंभीर स्वर में कहा, एम को मार डालो। कहो कर सकते हो। शौर्य ने कुछ देर सोचा और कवच की तरफ देखते हुए कहा, राजकुमार, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप उसे क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि वह रोजी के साथ रहता है। क्योंकि आप मुझे बदले में यह कवच देने के लिए तैयार हो तो ठीक है। एम कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मैं खुद उसे अपने हाथों से मरूंगा। किया होगा आगे। किया शौर्य एम को मार देगा। कैसे बचेगा एम इस साजिश से? क्यों करते हैं सबसे इतनी नफरत? क्या वजह थी जो एम एक हत्यारा बना था और उसे एकेडमी से निकाला गया था। पावर स्टार रैंक 10 के स्वर्ण कवच के बदले शौर्य ने जैक से वादा कर दिया कि वो आज ही एम को खत्म कर देगा। भले ही ये लोग बच्चे थे, पर एम के लिए जैक की नफरत और शौर्य का लालच बड़ों से कम नहीं था। अब आगे एकेडमी से कुछ दूरी पर जंगल से होते हुए एक नदी थी, जहां एम और रोजी बैठे हुए बातें कर रहे थे। वह दोनों अक्सर शाम को इसी जगह पर आकर बैठते हैं और आपस में बातें करते हैं। एम बहती हुई नदी के साथ अपने माता पिता को अक्सर याद करता है। वो नहीं जानता कि वो किसका बेटा है। एम, किया हुआ तुम क्यों उदास हो? रोजी ने पूछा। उदास नहीं हूं,
बस सोच रहा हूं कि मम्मी पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए किया हुआ उनके साथ। एम ने जवाब दिया। बुद्धू हो, तुम बहुत बड़े, अगर तुम्हें जानना है तो तुम गुरुजी से क्यों नहीं पूछते, उन्हें तो पता ही होगा तुम्हारे बारे में। रोजी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पूछा था, पर उन्हें मेरे माता पिता के बारे में कुछ नहीं मालूम। बस एक बार मैं इस अकादमी से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं सबसे पहले अपने माता पिता को ढूंढने काम करूंगा। एम ने उदास मन से कहा। यह सब छोड़ो, मैं कह रही थी कि वो स्वर्ण कवच तुम्हारा है तो उसे तुम ही अपने पास रखो। रोजी ने बात बदलते हुए कहा। फिर वही बात, रोजी, तुमने मुझे हराया है तो अब वह कवच तुम्हारा है। एम ने उठते हुए कहा और वो वापस जाने लगा। ओ हेलो बुद्धू, एक तो तुम जानबूझकर हार गए, ऊपर से कवच को वापस लेने से मना कर रहे हो। मैं कुछ नहीं जानती, रोजी ने कहा। एम रोजी की बात का जवाब देता। इससे पहले एक तीर एम की तरफ आया। उसकी नोक पर सांप को आकृति बनी थी। तीर की रफ्तार बहुत अधिक थी। तीर एम से टकराया और एक लंबा और मोटा सांप उसके चारों ओर लिपट गया। ये एक सर्प अस्त्र था को दूर खड़े लड़के ने चलाया। उसके बाजू में ही शौर्य और एक अन्य लड़का खड़ा था। वही है इस हमले के पीछे। एम संभल कर, रोजी ने घबराते हुए कहा। कहां? एम सीधा खड़ा था। उसकी बॉडी को सांप ने कस लिया और धीरे धीरे वो अपनी पकड़ और टाइट करता जा रहा था। सांप का मुंह अब एम के सामने था। सांप ने झपट्टा मारा था कि तभी रोजी आगे आई और उसने सांप का सिर पकड़ ली और उसे खींचने लगी। रोजी नहीं, यह खतरनाक होगा, तुम बीच में मत आओ, एम ने ऊंची आवाज बोला। बुद्धू, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर ऐसे ही चले जाऊं? रोजी ने कहा। रोजी ने उसे सांप को खींचा और पीछे होने लगे। सांप ने अपनी पूंछ को घुमाया और वह रोजी के हाथ के चारों ओर लिपटना शुरू कर देता है। सांप ने अब रोगी के दाहिने हाथ पर कुंडली का असली रोजी दर से चिल्ला उठे, जिससे उसने सांप के सर को छोड़ दिया और मौका पाकर उसे सांप में रोजी की गर्दन पर डस लिया। रोजी नहीं, एम चिल्लाकर बोला। एम ने सांप को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपने पैर को सांप के सिर पर मारा, जिससे सांप का सिर कुचल गया। रोजी की बॉडी में जहर फैल चुका था। वो धर्म से गिरे और तड़पने लगी। सांप का जहर बहुत ज्यादा असरदार था। कुछ ही वक्त में रूबी की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरा नीला पड़ने लगा। तेंस, एम बचाओ, आंखें खोलो रोजी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उठो, गुरुजी के पास जरूर इसका इलाज होगा, बस थोड़ी हिम्मत और सब्र से काम लो, एम ने फिक्र करते हुए कहा। वो घबराया हुआ था। अपनी एकमात्र दोस्त को खोने के डर ने उसे अंदर तक हिला दिया। एम ने रोजी को पीठ पर उठाए और उसे लेकर एकेडमी की तरफ दौड़ने लगा। वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार बहुत अधिक तेज हो चुकी थी। उसके दोनों पैरों के ईद के वायु का भवंडर घूम रहा था, जो उसको तेज दौड़ने में मदद कर रहा था। एम दौड़ते हुए जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने जमीन से उठकर एक मिट्टी की दीवार खड़ी हो गई। एम दीवार से टकराए और वापस पीछे जा गिरा। उसकी नाक और मुंह से खून आने लगा। टक्कर बहुत अधिक तेज थी, क्योंकि रोजी के हाथ एम के आगे लटक रहे थे, तो उसके हाथों की हड्डी टक्कर से टूट गई। रोजी दर्द से चीख उठी। एम ने खुद को संभाला और रोजी को देखने लगा। रोजी उससे काफी दूर जाकर गिरी थी। रोजी, आंखें बंद मत करना, मैं आ रहा हूं, एम ने आह भरते हुए कहा। इस टक्कर से वो पूरी तरह हिल गया था। उसे अंदरूनी चोट आई थी और उसका धनुष भी छूटकर कहीं गिर गया। एम ने सबसे पहले रोजी को उठाना जरूरी समझा। वह रोजी के करीब पहुंचा ही था कि तभी दो लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए। शेखर, राहुल, ये तुम हो। अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, प्लीज मेरी मदद करो। रोजी को बहुत चोट लगी है और उसे सांप ने भी काटा है, एम ने विनती करते हुए कहा। अपने साथ के दो स्टूडेंट को देखकर उसके दिल में उम्मीद जाग गई, पर अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन दोनों ने अपने धनुष निकले और निशाना साधने लगे। यह देखकर मिस्टर लीजेंड चकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चौंकते हुए कहा, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? वह तुम हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम ही तो वह नहीं हमारे ऊपर हमला किया है? लेकिन क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम दोनों का? शेखर और राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। शेखर सर्प शक्ति यूजर है और राहुल के पास पृथ्वी की शक्ति है, और उसी ने वो दीवार बनाई थी जिससे टकराकर एम और रोजी गिरे थे। राहुल ने धनुष आगे किया और एक बार फिर सर्प अस्त्र का उपयोग किया।
इसके लिए राहुल ने पहले अपनी आंखें बंद की और कहा, सर्प शक्ति अस्त्र। और जैसे ही उसने आंखें खोली वह चकित रह गया। उसकी आंखों के ठीक सामने एम उसका धनुष पकड़े हुए खड़ा था। एम फुर्ती दिखाकर आगे आ चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। एम राहुल से उसका धनुष छीन कर फेंक दिया। अगर जीवित रहना चाहते हैं तो अभी और इसी वक्त मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, वरना मैं दया नहीं दिखाऊंगा, एम ने गुस्सैल आवाज में कहा। एम के शब्द सुनकर राहुल डर गया। वो तो यहां थोड़े से पैसों के लालच में आया था, पर एम तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। राहुल डर चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे भगना शुरू कर दिया। शेखर ने उसे रोकना चाहा, पर वो नहीं रुका। एम ने मुक्का बनाया और वायु ऊर्जा को मुक्के में केंद्रित किया और शेखर के पेट में मार दिया। शेखर एक ही वार में ढेर हो गया, पर अपना पेट पड़कर दर्द के मारे रोने लगा। एम भागते हुए राहुल को देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका। एम ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और अपने दोनों पैरों के एक जगह वायु के बवंडर को एक बार फिर निर्मित किया और चीते की रफ्तार से दौड़ने लगा। पलक झपकते ही वह राहुल के करीब पहुंच चुका था और उसके साथ साथ दौड़ने लगा। राहुल यह देखकर चकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और तभी उसने मिस्टर लीजेंड के हाथ में चमकदार ऊर्जा को देखा। मिस्टर लीजेंड एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा, जिससे राहुल उड़ता सीधा एक पेड़ से टकराया। वो पेड़ कांटेदार था। राहुल के पीठ में कांटे घूंसे और आर पार निकल गए। राहुल पेड़ पर ही चिपक कर रह गया। राहुल को ठिकाने लगाने के बाद एम वापस रोजी को देखने के लिए दौड़ा और रोजी अपनी जगह पर ही थी। एम ने रोजी को उठाना चाहा, पर वो ऐसा नहीं कर सका। वह कुछ समझता, इससे पहले ही रोजी का शरीर धुआं बनाकर गायब हो गया। ब्रह्म अस्त्र कौन है इसके बाहर? आओ रोजी को वापस दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, एम ने चिल्लाते हुए कहा। यह ब्रह्म शक्ति अस्त्र था जिसकी मदद से सूर्य ने भ्रम पैदा किया था। मिस्टर लीजेंड की आवाज सुनकर शौर्य, जो कि अब तक पेड़ के पीछे छिपा था, अब बाहर आया। उसने रोजी को पकड़ रखा था। उसकी गर्दन पर खंजर था। रोजी की गर्दन पर खंजर रखा देख एम गुस्सैल आवाज में बोला, अगर रोजी को एक खरोच भी आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डरो मत एम, मेरे शिकार रोजी नहीं बल्कि तुम हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं रोजी को कुछ ना करूं तो जैसा मैं कहता जाऊं चुपचाप वैसा करो, वरना मैं रोजी का गला काट दूंगा। रोजी का चेहरा झड़ से नीला पड़ चुका था। उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थे, पर अभी भी उसने हिम्मत नहीं आहिरे। वह सब कुछ खुली आंखों से देख रही थी, पर उसमें ज्यादा हिले ढूंढने की ताकत नहीं बची थी। इस वजह से वह अपना बचाव तक नहीं कर सकी जब शौर्य ने उसे बंधक बनाया। किया चाहते हो तुम, किया चाहिए तुम्हें मुझसे, एम ने भारी आवाज में कहा। तुम्हारी जान? कहो, दे सकते हो, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी जान पर क्यों इतना सब किस लिए? एम ने धीरे से कहा। क्यों और किस लिए वो जान दो। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, या तो तुम खुद को जाम से मार डालो, वरना मैं तुम्हारी इस प्यारी दोस्त राजकुमारी रोजी को मार दूंगा, शौर्य ने कहा। नहीं एम, ऐसा कुछ मत करना, मैं वैसे भी नहीं बचने वाली, रोजी ने दर्द से कराहते हुए कहा। एम परेशान, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक तरह उसकी जान थी तो दूसरी तरफ उसकी दोस्त। एम ने दोस्त को चुना और गिड़गिड़ाते हुए कहा, शौर्य में विनती करता हूं, मेरे बाद तुम रोजी को कुछ नहीं करोगे, उसका इलाज कराओगे। शौर्य ने कोई जवाब और बस मुस्कुराता रहा। एम ने गहरी सांस और फिर अपने जूते के पास से खंजर निकाला और उसे घूरने लगा। एम खंजर को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने सीने में घुसाने ही वाला था कि रोजी की हल्की चीख सुनाई दी। रोजी ने जब देखा कि इसे बचाने के लिए उसका दोस्त अपनी जान देने वाला है तो उससे रहा नहीं गया। रोजी ने हिम्मत जुटाई और अपनी मुट्ठी का असली रोजी झटके से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ी और उसकी गर्दन पर रखा खंजर उसकी गर्दन में जा घुसा। ये देख शौर्य भी चकित रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। 5 बड़े साम्राज्य में से एक की राजकुमारी किसी अनाथ लड़के के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। रोजी घुटनों के बल गिरा, फिर पीठ के बल पीछे रोजी की धड़कन बंद हो गई। रोजी नहीं रही। एम को सदमा लगा और वो अपनी जगह थम कर रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एम रोजी के करीब गया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। एम खंजर को हटाना चाहता था,
रोजी, रोजी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शौर्य देखो तुम्हारी वजह से क्या हुआ, रोजी का कितना खून बह रहा है, कुछ करो, हमें रोगी को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। एम ने रोती और कांपते हुए कहा। उसे बहुत दर्द हो रहा था, अंदरूनी दर्द। आज उसके दिल पर चोट लगी थी। एम की एकमात्र दोस्त मारी गई। वही शौर्य अब बहुत ज्यादा डरा हुआ था उसके पास। सब आखिरी मौका था मिस्टर लीजेंड को खत्म करने का। तो उसने आहिस्ता से अपने हाथ धनुष को एम के मुंह पर मारा, जिससे एम के चेहरे पर लाल निशान बन गया। शौर्य ने शक्ति अस्त्र का उपयोग किया और कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ एम, तुम्हारे मरते ही सब ठीक हो जाएगा। तुमने सबकी नाक में दम कर रखा है, हर कोई बस तुम्हारी ही तारीफ करता है। अगर स्वर्ण का वास्तव पर ना भी लगा होता तो भी एक दिन में तुम्हें मरने की कोशिश तो जरूर करता हूं, और ये मौका आज जैक ने मुझे दे दिया। तुम्हें मरने के बाद तुम्हारे सर को काटकर मैं उसके पास ले जाऊंगा। बदले में वह मुझे पावर स्टार रैंक 10 स्वर्ण शक्ति कवच इनाम में देगा। अग्निशक्ति अस्त्र, तुम तो गए एम। हा 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 हा। इतना कहकर शौर्य ने तीर चलाया जो सीधा एम के सीने को चीरता हुआ निकल गया और एक पेड़ से टकराए, जिससे वहां धमाका हुआ। किया हुआ था आगे, क्या एम मारा गया? क्या इसी वजह से इसे एकेडमी से निकाला गया, या थी कोई और वजह? क्या जैक्सन अपने अंदर के शैतान पर काबू कर पाएगा? क्या सिस्टम वापस आने वाला है? अग्निशक्ति अस्त्र, तुम तो गए एम। है शौर्य ने तीर चलाया जो सीधा एम के सीने को चीरता हुआ निकल गया और एक पेड़ से टकराया, जिससे वहां धमाका हुआ और आग का फैलने लगी। एम भी आग की चपेट में आ गया। यस, मैंने एम कर दिखाया, मैंने एम को मार दिया, अब स्वर्ण कवच मेरा होगा, शौर्य ने जोश के साथ कहा। शौर्य वहां से जा चुका था और जब वो आग शांत हुई तो एम को बेहोश देखा जा सकता था, लेकिन उसकी बॉडी पर एक भी जलने का निशान नहीं था, बल्कि उसके शरीर के चारों ओर कल ऊर्जा का एक गोल कवच बना हुआ था, जिसने उसे आग में जलने से बचा लिया। लेकिन उसके सीने में तीर से गहरा घाव हो चुका था, जिस वजह से खून निकल रहा था। और फिर वहां शक्ति कवच पहने हुए एक लड़का आया। उसने पर से लेकर चेहरे तक धातु का कवच पहना था, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। ये जी वॉरियर था जो वहां से कुछ दूरी पर ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने सारा नजारा देखा, लेकिन उसने इस लड़ाई के बीच में आना जरूरी नहीं समझा। पर जब एम पर अग्नि अस्त्र से हमला हुआ था, उसे रहा नहीं गया और उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके कवच बनाया, जिससे एम बच गया। एम, एक तुम ही हो जिसे मैं अपना असली राइवल मानता हूं, इसलिए तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। जी ने एम को कंधों पर उठाते हुए कहा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। साथ ही उसने रोजी की बॉडी को भी दूसरे कंधे पर उठाया, स्वर हॉस्पिटल ले गया। जीद अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसको बाकी स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह रात के अंधेरे में जंगल में प्रैक्टिस करता था। साथ ही उसे अब तक एक बार भी मौका नहीं मिला था कि वह एम के साथ फाइट करे। जीद भले ही एम को हराना चाहता था, पर वह उसे बाकियों की तरह नफरत नहीं करता था। वह तो बस उसे हार कर अपनी काबिलियत साबित करना चाहता था। रेन मास को जब इसकी खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने हमले के पीछे कौन था इस बारे में जीद से पूछा, पर रेड ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। एम करीब 7 महीनों तक बेहोश बिस्तर पर पड़ा रहा। किस्मत से वो बच गया। वहीं जैक को रोजी की मौत का पता चला तो उसने शौर्य को मारने की कोशिश की, पर शौर्य ने रोजी की मौत का आरोप एम पर लगा दिया। रेन मास ने इस मुद्दे वो वहीं दबा दिया और उस दिन का इंतजार करने लगा जब एम को होश आएगा। एम के साथ के ज्यादातर स्टूडेंट पावर स्टार रैंक 6 पर पहुंच गए। शौर्य को स्वर्ण कवच मिल चुका था। 7 महीनों बाद जब एम को होश आया तो उसने सबसे पहला काम शौर्य को ढूंढने की कोशिश की, पर रेन मास ने उसे रोका और इस रात के बारे में पूछा। एम ने उन्हें सारी बात बताई। एम, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर तुम अब बदला नहीं लोगे जब तक टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता। साल खत्म होने वाला है और इस साल टूर्नामेंट भी है, तो अभी अपनी शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दो। और रही बात शौर्य की, तो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम खुद उसे दंडित करेंगे, तब तक के लिए तुम शांत हो जाओ, रेन मास ने समझाते हुए कहा। एम पहले तो मानने को राजी नहीं था, पर रेन मास के आदेश पर उसे शांत होना पड़ा। वो मास्टर के खिलाफ नहीं जा सकता था।
रेन मास ने टूर्नामेंट तक के लिए एम को भी सीक्रेटली ट्रेनिंग दी ताकि और कोई मौत ना हो। महीनों तक एम ट्रेनिंग करता रहा। गुस्सा और नफरत की वजह से उसने दोगुनी मेहनत की और अपनी शक्ति को बेहतर से बेहतरीन बनाया। पहले वह वायु ऊर्जा का सिर्फ एक मुक्का बन सकता था, पर अब वह वायु ऊर्जा के करीब 5 मुक्का बना सकता था। वायु का भवंदर, कवच आदि। एम पावर स्टार रैंक 10 पर पहुंच गया और वही जीद रैंक 15 पर उसे भी एम की तरह बाकियों से अलग ट्रेनिंग दी जाती थी। यूजर की शक्ति उपयोग करने की क्षमता के आधार पर ही उसे टेम्परेरी रैंक दे जाती है, पर उसे परमानेंट करने के लिए समान रैंक के यूजर को हराना होता है। महीनों के बाद आखिर वो दिन आया जब टूर्नामेंट की पहली फाइट होनी थी। टूर्नामेंट के नियम सरल थे। सभी अपनी रैंक को सिद्ध करेंगे और टॉप 4 यूजर्स ही फाइनल राउंड में जाएंगे। टूर्नामेंट का इनाम भी अद्भुत था, एक जीवन ऊर्जा मोती और दूसरा एक अद्भुत जादुई चमकीली तलवार, जो देखने के लिए बाकी एकेडमी से भी गेस्ट आए थे। मुकाबला शुरू हुआ। सभी बारी बारी अपने प्रतिद्वंदी से लादे। सबकी रैंक अलग थी, तो समान रैंक वालों को आपस में लड़ाया जाता। मुकाबल रैंक 3 से 6 की रैंक वालों के बीच था, पर 2 यूजर्स ही ऐसे थे जो वाई की रैंक से भी ऊपर थे, जिनमें से एक रैंक 15 पर था। ये जीत था, जिसकी रैंक की वजह से उसे इस टूर्नामेंट से दूर रखा गया। शायद ही कोई होगा जो जी को हरा सके। एम भी उस वक्त उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। सभी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी शक्तियों का नमूना दिखा रहे थे। कुल 100 में से पहला राउंड में 40 पास हुए, सेकेंड राउंड में 20 और थर्ड राउंड में 7, और वो सभी रैंक 6 के यूजर्स थे। उससे नीचे की रैंक के सब बाहर हो चुके थे। कई फाइट ऐसी हुई जिसमें दोनों यूजर्स ही जख्मी हो जाते और मैच को ड्रॉ करना पड़ जाता। 8th राउंड के लिए एक यूजर कम था। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि अब कौन आएगा, क्योंकि यूजर्स की गिनती खत्म हो चुकी थी। रेनमास के इशारे पर रेफरी ने अजय नाम के एक लड़के को रिंग से नीचे उतार दिया, जबकि उसका नंबर सबसे पहले था। वजह पूछने पर रेफरिंग उसे बताया कि उसके फाइट सबसे लास्ट में होगी और किसी ने यूजर से। अजय उन सभी 7 में से सबसे ज्यादा स्किल्ड था। यही वजह थी जो रेनमास ने उसे ही रोक दिया। और जब करण की बारी आई तो वो इंतजार करने लगा कि उसका प्रतिद्वंदी कौन होगा, क्योंकि सभी के मुकाबले खत्म हो चुके थे। अब बस फाइनल राउंड बाकी था। 3 विनर सेलेक्ट हो चुके थे। अगर करण अपने प्रतिद्वंदी को हारता है तो वह छोटा विनर होगा और उसके बाद फाइनल राउंड होगा। फाइटिंग रिंग बहुत बड़ी था, जहां करीब एक बार के 200 लोग खड़े हो सकते थे। क्योंकि यह शक्तियों का मुकाबला था तो यूजर्स हमेशा एक दूसरे से निश्चित दूरी पर ही रहना पसंद करते थे। रेनमास ने पास खड़े गार्ड को इशारा किया। इशारा पाकर उसे कार्ड में शंख बजाया। शंख एक इशारा था इस यूजर के लिए जो अजय का प्रतिद्वंदी होगा। ऑडियंस के बीच से नाकाम पोश शख्स चलते हुए बाहर आया और रिंग के अंदर जाकर खड़ा हो गया। सब लोग हैरान थे कि आखिर वह कौन है, और जब उसे सक्षम अपना मास्क और हटाया तो लोग उसे देखकर चकित रह गया। वो एम था। रेनमास ने ही उसे अपनी बारी आने तक उसे छिपने के लिए कहा था कि या ये मजाक है, ये जिंदा कैसे हो सकता है, इसे मरे हुए 1 साल से ज्यादा ही गया है। ऑडियंस के बीच बैठे हुए जैक ने चौंकते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं है, ये वापस कैसे आ सकता है। शौर्य ने घबराते हुए कहा। जैक के पास ही में शौर्य था। एम को देखकर उसका गला सूख गया। पहले टूर्नामेंट खत्म होगा, फिर तुम दोनों, एम ने फुसफुसाते हुए कहा। एम ने बस एक नजर शौर्य को देखा, जिससे शौर्य की रूह कांप गई। रेफरी ने मैच स्टार्ट किया और अगले ही पल विनर की घोषणा करते हुए कहा, फाइट का विनर है एम। एम ने बड़ी ही आसानी से अजय को हरा दिया। एम की शक्ति और स्किल देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कोई इतना तेज कैसे हो सकता है। अद्भुत एम, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, रेनमास ने तारीफ करते हुए कहा। गुरुजी, आपको नहीं लगता कि हमें एम को भी जैक की तरह इस टूर्नामेंट से दूर रखना चाहिए था? ये अनफेयर है। वो अपने एज ग्रुप के यूजर्स से कई गुना शक्ति और स्किल्ड है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रेनमास के असिस्टेंट गौरव ने कहा। जी को दूर इसीलिए नहीं रखा गया कि वह ऊंची रैंक पर है। उसे दूर रखने की एक दूसरी वजह है, जो है उसकी काली शक्ति। अगर वह इस मुकाबले में होता है तो न जाने कितने स्टूडेंट मारे जाते हैं, लेकिन एम उसकी शक्ति नॉर्मल है और वह से कंट्रोल भी कर सकता है। तुमने देखा, अभी उसने सिर्फ अजय को अधिक चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन जी वो खतरनाक है।
वो टूर्नामेंट के लिए योग्य नहीं है। रेनमास ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, यह तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है, शायद ये रैंक 8 से भी ऊपर उठ चुका है। जैक ने अनुमान लगाते हुए कहा, जो भी हो मुझे छिपना होगा। अगर एम ने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना नामुमकिन होगा। शौर्य ने डरते हुए कहा, एम भले ही तुम ताकतवर हो चुके हो, पर तुमने हमारी बहन की हत्या की है, तुम्हें हिसाब देना होगा एम, जैक ने गुस्सैल आवाज में कहा। फाइनल राउंड शुरू हुआ जिसमें 4 यूजर्स थे, सचिन, विशाल, तन्नू और एम। अगर शक्ति के आधार पर इन्हें बांटा जाए तो यह 5 तत्वों में से 4 शक्ति के यूजर से अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल। रेफरी ने मैच शुरू किया। विशाल और तन्नू के बीच खतरनाक फाइट हुई। तन्नू जीत गईं। वही एम सचिन की छाती पर बैठा हुआ था। उसके लिए ये सब बच्चे थे। तुम बहुत तेज हो, दुश्मन के तीर चलाने से पहले ही अपनी चाल चल देते हो, तन्नू ने एम की तारीफ करते हुए कहा। कितनी भी तारीफ कर लो, पर मैं तुम पर कोई रहम नहीं करने वाला। अगर सुरक्षित रहना चाहती हो तो हार मान लो, इससे तुम्हें चोट नहीं लगेगी, एम ने रूखे और कठोर अंदाज में कहा। पर घमंड बहुत है तुम्हारे अंदर, तन्नू ने एम का मजाक उड़ाते हुए कहा। तन्नू ने धनुष आगे किया ही था कि तीर चला चुका था। वायु ऊर्जा के 10 मुक्के एक साथ निर्मित हुए और तन्नू के ऊपर लगने ही वाले थे कि अचानक फर्श उठकर मिट्टी की दीवार बाहर आए, जिससे एक के बाद एक वह वायु ऊर्जा के मुक्के टकराते और धमाके की आवाज आती, और जब आखिरी मुक्का टकराया तब वह मिट्टी की दीवार ध्वस्त हो गई। पहली बार कोई इस अटैक को रोक पाया है, एम ने तन्नू की तारीफ करते हुए कहा। तो अब आदत डाल लो, तन्नू ने ताना मारते हुए कहा। एम ने धनुष आगे किया ही था कि ठीक उसके पैरों के नीचे से मिट्टी के 2 हाथ निकले, जिसने उसकी कमर को पकड़ लिया। तन्नू अपनी शक्ति को बिना तीर के उपयोग कर रही थी और ऐसा करने के लिए उसे अपनी अधिक ऊर्जा और बल लगाना पड़ रहा था। उसके दोनों हाथ आगे की तरफ थे। वो दोनों हाथी को आपस में मिलाने की कोशिश कर रही थी। गुरुजी, वो एम को कुचलने की कोशिश कर रही है। हमें फाइट रोकनी होगी, वरना हम इतना काबिल योद्धा खो देंगे, गौरव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। शांत हो जाओ गौरव और बस देखते जाओ। अगर वो इतनी आसानी से हार गया तो समझ जाना कि वह कभी काबिल था ही नहीं, रेनमास ने सांस छोड़ते हुए कहा। एम को दर्द महसूस होने लगा। वो धनुष का उपयोग नहीं कर पा रहा था, पर वह हार मानने वालों में से नहीं था। एम ने अपने दोनों हाथ उसे मिट्टी के बड़े हाथ के ऊपर रखे, जिसने उसकी कमर को पकड़ रखा था, और उन्हें खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगा। किया मजाक है? तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी शारीरिक ताकत से हटा दोगे? तन्नू ने एम का मजाक उड़ाते हुए कहा। एम ने ताकत लगाई और उन दोनों मिट्टी के हाथ को खुद से दूर कर दिया। दूर होते ही वह दोनों मिट्टी के हाथ धूल में बादल कर गायब हो गए। यह नजारा देखा, तुम मानो सबके होश ही उड़ गए। एक 8 साल के बच्चे की बाजू में इतनी ताकत किसी बड़े महारथी योद्धा के लिए भी उन मिट्टी के हाथों को हटाना इतना आसान नहीं था, जितनी आसानी से एम ने उन्हें हटा दिया। पर इसमें एम की काफी एनर्जी खत्म हुई थी। इस अटैक को तोड़ पाना नामुमकिन है, तुमने ये कैसे किया? तन्नू ने चौंकते हुए कहा। किया करोगी जानकर, एम ने रूखे अंदाज में कहा। तन्नू ने एक बार फिर अपने दोनों हाथ जमीन पर रखें और मिट्टी की दीवार खड़ी कर दे। वह जानती थीं कि अब उसका प्रतिदिन सामने से हमला जरूर करेगा, तो वो पहले ही तैयार हो गईं। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थीं और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रही थी। बेवकूफ लड़की, मिट्टी की मदद से हवा को रोकना चाहती है, एम ने कहा। किया होगा आगे? किया एम तन्नू को मार देगा? किया एम शौर्य और जैक से बदला लेगा? किया एम की लाइफ में और कुछ अनहोनी होने वाली है? तन्नू ने एक बार फिर अपने दोनों हाथ जमीन पर रखें और मिट्टी की दीवार खड़ी कर दें। वह जानती थीं कि अब उसका प्रतिदिन सामने से हमला जरूर करेगा, तो वो पहले ही तैयार हो गईं। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रही थी। बेवकूफ लड़की मिट्टी की मदद से हवा को रोकना चाहती है, एम ने कहा। एम ने धनुष आगे किया और वायु का एक विशाल भवंडर बनाया। वायु का बवंडर जैसे ही उसे मिट्टी की दीवार से टकराया, मिट्टी की दीवार धूल के कानों के रूप में बिखरने लगे और पलक झपकते ही वह पूरी दीवार गायब हो गई। तनु उसे बवंडर के अंदर फंस गई और गोल गोल घूमने लगे, और जब वह भावांतर शांत हुआ
तब तक तनु बेहोश हो चुकी थी। रेफरी ने विनर की घोषणा करते हुए कहा, विनर है एम। पुरस्कार के रूप में एम को सिल्वर जादुई तलवार और जीवन ऊर्जा मोती दिया गया। चारों तरफ इस योद्धा के नाम का शोर बढ़ने लगा। महेश 8 साल का एक बच्चा जो इतनी कम उम्र में पावर स्टार रैंक 10 पर पहुंच गया और टूर्नामेंट में विजय हुआ। पृथ्वी और बाकी सभी एकेडमी में यह खबर आज की तरह फैल गई। अगले दिन चिराग चौहान रैंक 15 का यूजर अपने साथ 10 और सैनिकों के साथ रेनमास की एकेडमी विजिट करने आया, पर उनका मकसद एम को खत्म करना था। जैक ने ही गुप्त संदेश भेजकर उन्हें मदद के लिए बुलाया था। रोजी, मैं तुम्हारी मौत कब बदला लेकर रहूंगा, फिर चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। एम ने रोजी की कब्र को देखते हुए कहा। एम रोजी की कब्र पर खड़ा था और उससे बातें कर रहा था। पहले उसने कब्र पर फूल रखा और फिर कब्र की मिट्टी को उठाया और मुट्ठी को टाइट करने लगा। एम कुछ एहसास हुआ कि उसके पीछे कुछ लोग आ चुके हैं। चले जाओ, वरना तुम सबको भी मिट्टी में मिला दूंगा, एम ने उन्हें धमकी देते हुए कहा। एम पलटा और देखता है कि वहां करीब 10 वयस्क सैनिक खड़े हैं। उनकी पोशाक का रंग ग्रीन था। वो सभी रैंक 8 से ऊपर थे। बच्चे, तुम नहीं जानते कि तुम किसके सामने खड़े हो, चिराग चौहान ने भारी आवाज में कहा। किया चाहते हो तुम मुझसे, एम ने रूखे अंदाज में कहा। तुम्हारी जान, चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे मारने आए हो या खुद यहां दफन होने आए हो, एम ने गुस्सैल आवाज में धमकाते हुए कहा। सभी सैनिक एक छोटे से बच्चे का इतना अधिक गुस्सा देखकर चकित है। वह अकेला था, उसके बावजूद भी वह इनमें से किसी से नहीं डरा। चिराग ने इशारा किया और उसके सभी सैनिक तलवार ले आगे बढ़े। वहीं दूर से यह नजारा देख कोई बहुत खुश नजर आ रहा था। यह जैक और शौर्य थे जो छिपकर सब देख रहे थे। उन सभी 10 सैनिकों ने तलवार निकाली और आगे बढ़े। ये देख एम ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़कर उसने जमीन पर एक सीधी रेखा खींच दी। इस रेखा को वहीं पार करें जो अपने दिन पूरे मान चुका, एम धमकाते हुए कहा। तुम्हारे अंदर बहुत घमंड है बच्चे, ये तुम्हें भारी पड़ेगा, चिराग ने कहा। सभी सैनिक एम की धमकी सुनकर एक पल के लिए रुक गया। उन सभी को मालूम था कि यह लड़का कितना अधिक तेज और फुर्तीला है और उसका यह एटीट्यूड उन्हें डरा रहा था। ये देख चिराग ने अपना धनुष आगे किया और वो तीर चलना इससे पहले ही वायु के 10 विशाल मुख्य तेजी में आगे बढ़े। पर मौका रहते हैं वह कवच बनाने में कामयाब हो गया। चिराग चौहान के पास बिजली की शक्ति थी। चिराग ने के कवच से जब वायु के मुख्य टकराते तो जोर से धमाके की आवाज आती। एम का एक भी मुक्का उसके कवच को तोड़ नहीं सका। क्या हुआ, बस इतना ही कर सकता है तू बच्चे, चिराग ने एम को उकसाते हुए कहा। एम ने धनुष आगे किया और एक फिर वही हमला कर दिया, लेकिन इस बार उसका निशान चिराग नहीं बल्कि वह बाकी 10 सैनिक थे। चिराग उन्हें बचाने के लिए कुछ करता या वह सैनिक खुद भी समझ पाते, इससे पहले ही हवा के उन मुखों ने अपना काम कर दिया। हवा के वह मुक्के जब भी किसी से टकराते तो शरीर को एक भारी झटका लगता है जिससे अंदरूनी अंग हिल जाते हैं। वो सभी सैनिक बेहोश हो गए। चिराग चकित रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक अकेले बच्चों ने उसके साथ ही सैनिकों को इतनी आसानी से हरा दिया। लेकिन मिस्टर लीजेंड इतने पर ही नहीं रुका। उसने अपना धनुष आगे किया। इस बार वह एक सामान्य तीर का उपयोग कर रहा था, पर उसका निशान चिराग नहीं कोई और था। मिस्टर लीजेंड ने धनुष को दाएं दिशा में घुमाया और चिराग की आंखों में देखते हुए तीर को चला छोड़ दिया। ये किस पर निशाना लगा रहा, चिराग ने खुद से कहा। एम का तीर हवा की रफ्तार से जाने लगा। उसके निशाने पर और कोई नहीं बल्कि जैक था। एम ने पहले ही उसे देख लिया था। जैक उससे 50 मीटर दूर था। जैक कुछ समझता इससे पहले ही तीर उसकी दाईं आंख को चीरता हुआ निकल गया। आ आ आ जैक चीख उठा। जैक जैक तुम ठीक हो, शौर्य ने पूछा। चिराग ने अपना कवच हटाया और बिजली शक्ति अस्त्र का उपयोग किया। बिजली की कड़कती रेखाओं से लिपटा हुआ तीर आगे बढ़ा और ये देख एम ने वायु ऊर्जा कवच का निर्माण किया। परंतु बिजली कब होती है, वायु के कवच को चढ़ता हुआ निकल गया। एम से टकराने पर एम को जोरदार करंट लगा और वो पीछे जा गिरा। निकल गई सारी हेकड़ी, चिराग ने ताना मारते हुए कहा। एम को पूरा शरीर कहां पर रहा था, उसमें खड़े होने के भी जान नहीं बची। वह अस्त्र इतना अधिक घातक था
फिर भी एम ने खुद को संभाला और सीधा खड़ा हुआ मिस्टर लीजेंड अपना धनुष उठाया और चिल्लाते हुए कहा, वायु चक्र ऊर्जा अस्त्र। एम के धनुष पर 5 मुख वाला तीर आ गया, जिसे देख चिराग के होश उड़ गए और उसने अपने कदम पीछे बढ़ा लिए। तुम पागल हो गया। इस अस्त्र का उपयोग वर्जित है। अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो भयानक धमाका होगा और सैकड़ों किलोमीटर तक तबाही मच जाएगी। चिराग में गंभीर आवाज में कहा, मैंने कहा था चले जाओ, वरना मिट्टी में मिल जाओगे। एम ने गुस्सैल आवाज में कहा, अगर तुमने इसका उपयोग किया तो तुम भी मारे जाओगे, चिराग ने कहा। एम ने चिराग की नहीं सुनी और तीर चला दिया। चिराग ने कवच निर्माण किया और जैसे ही वह तेज चिराग के कवच से टकराया, एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ, जिससे मिस्टर लीजेंड के आगे की सारी जमीन उथल पुथल होने लगी, जैसे वहां भूकंप आ गया हो। 200 किलोमीटर दूर तक का इलाका तबाह हो गया। सैकड़ों प्रैक्टिस होल तबाह हो गए और अनगिनत मासूम लोग, सैनिक गार्ड और स्टूडेंट भी मारे गए। जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हश्र होगा, एम ने चिल्लाते हुए कहा। शौर्य ने जैक को सहारा दिया और उसे वहां से दूर भगाकर ले जाने लगा। उसे डर था कि अब मिस्टर लीजेंड उन्हीं के पीछे आएगी, और यह सच भी था। शौर्य दौड़ रहा था कि तभी एम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कैसे हो शौर्य, बड़े दिन बाद मिले, एम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। एम, मेरी गलती नहीं थी। मैंने जो कुछ भी किया जैक के कहने पर किया। यही तुम्हें मरवाना चाहता था, शौर्य ने कांपती हुई आवाज में कहा। शौर्य ने तलवार निकाली और जैक की गर्दन पर वार किया। जैक का सिर कटकर अलग हो गया। एक छोटे बच्चे का यह रूप काफी भयानक था। प्लीज मुझे छोड़ दो, एम, मैं हाथ जोड़ता हूं, रहम की भीख मांगता हूं, शौर्य ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने भी इस तरह हाथ जोड़े थे, तब तुमने दिखाया था मुझ पर रहम। तुमने रोजी को मारा और मुझे एक बार फिर अकेला कर दिया और अब अपनी जान की भीख मांग रहे हो, एम ने गुस्सैल भारी आवाज में कहा। इतना कहकर एम ने तलवार घुमाई और वापस मयान में रखकर जाने लगा। शौर्य का शरीर कंधे से कमर तक कटकर अलग हो गया। एम ने शौर्य के 2 टुकड़े कर दिए। शौर्य जा ही रहा था कि उसे सामने गुरुजी दिखे। शौर्य घुटनों के बल बैठा और बोला, प्रणाम गुरुजी। एम, तुमने ये किया कर दिया, तुमने ये किया। रेनमास ने ऊंची आवाज में कहा। मैंने बस अपना बदला लिया है गुरुजी, एम ने कहा। रेनमास ने कुछ देर सोचा कि अब वह मिस्टर लेजेंड जिनके साथ क्या करे। वह एक पल के लिए उसे खत्म कर देना चाहते थे, परंतु उन्होंने मिस्टर लीजेंड को अपने बेटे की तरह पाला था। रेनमास ने अपना हाथ आगे किया और अपने लाल ऊर्जा से उन्होंने एम की गर्दन में चेन बांधी और उसको अपनी तरफ खींचा, और फिर एम को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना हम खुद तुम्हें खत्म कर देंगे, रेनमास ने गुस्सैल आवाज में कहा, और फिर एम को पटक दिया। एम उठा और कपड़े झाड़ते हुए कहा, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं यहां से चला जाऊंगा, परंतु फिर आपके वादे का किया। आपने कहा था टूर्नामेंट जीतने पर आप मुझे अपनी शक्ति सिखाएंगे, एम ने आह भरते हुए कहा। क्या कहा तुझ, जैसे शैतान को अपनी शक्ति सिखा दूं ताकि तू पूरी दुनिया का ही सर्वनाश कर दे? हरगिज नहीं, रेनमास ने फटकार लगाते हुए कहा। गौरव, इस अपराधी को इसी वक्त एकेडमी से बाहर वापस पृथ्वी पर भेज दो, उसी कचरे के ढेर के पास जहां से हम इसे उठाकर लाए थे, वहीं है इसकी असली जगह, रेनमास ने गौरव को आदेश देते हुए कहा। आप अपना वादा तोड़ रहे हो गुरुजी, मुझे किसी भी कीमत आपकी सत्य चाहिए, वरना, एम ने धमकी देते हुए कहा। एम के शब्द सुनकर रेनमास गुस्सा से आज बबूला हो गया। वह इस वक्त एम को खत्म कर देता। वह तो सही समय पर गौरव आगे आ गया और उसने मास्टर को रोकते हुए कहा, गुरुजी ये बस बच्चा है, इसे सही गलत के बारे में नहीं पता। स्टेट दिल में बदले नफरत और शक्तिवान बनने का लालच घर कर चुका है। कृपया सब मुझ पर छोड़ दीजिए और आप वापस अकादमी चाहिए। आज सभी 12 मास्टर की मीटिंग है और आपको इस वक्त वहां होना चाहिए। एम बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो रेनमास के ऊपर ही हमला करने की सोच रहा था, पर गौरव ने उसे रोक लिया। एम गौरव की बहुत इज्जत करता था, तो एम ने गौरव की बात मान ली। गौरव ने उसी वक्त एम को वापस पूर्व साम्राज्य की सीमा पर टेलीपोर्ट कर दिया। एम के दिल ने नफरत घर कर चुकी थी। पृथ्वी पर उसका कोई भी नहीं था। वो दर दर भटकता रहा, न रहने की जगह और न खाने को कुछ। भूखा प्यासा बारिशों में भीगता हुआ, फटे कपड़ों में वो एक गांव से दूसरे गांव सफर करता।
इसी बीच उसने शाही घराने के एक खास महारथी को मार दिया। पर उस वक्त एक अनजान लड़की उसे अपने साथ जंगल में ले गई। उस लड़की ने एम को सहारा दिया और उसकी पूरी कहानी सुनी। पर एक रोज शाही सैनिकों एम की तलाश में आए और उन्होंने उस लड़की को मार दिया। एम एक भी फिर अनाथ हो गया। उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। शाही सैनिकों ने एम को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर एम किसी के हाथ नहीं लगा। एम कभी किसी से नहीं हारा और एक रोज उसे जिंदगी जीने का रास्ता मिला। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एम पेशों के बदले खून करने लगा, पर उसने कभी भी किसी निर्दोष को नहीं मारा। वो ऐसे लोगों को मारता था जो अपराधी होते थे। 19 साल की उम्र तक उसने इतने खून किया कि पूरी दुनिया में उसका नाम फेमस हो गया। दुनिया का सबसे शातिर हत्यारा मिस्टर लीजेंड। यह नाम उसे दुनिया ने ही दिया क्योंकि वह कभी भी किसी से नहीं हारा, इसलिए उसे लेजेंड कहा जाने लगा और एम उसका नाम तो बना मिस्टर लेजेंड। एक रोज तेज सिंह ने मिस्टर लेजेंड को ढूंढा और उसे एक हत्यारे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एम उसकी तलाश में पहुंच और लगभग एम ने उसे हरा ही दिया था, पर उसके दोस्त जो सिर्फ रैंक 1 पर था, उसने मिस्टर लेजेंड को पराजित कर दिया। मिस्टर लेजर जो कभी किसी से नहीं हारा, उसने अपने से ऊंचे रैंक यूजर्स को भी हराया है। उसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। आज सिर्फ पावर स्टार रैंक 1 के यूजर ने उसे हरा दिया। यह पहली बार था जब मिस्टर लेजेंड के होश उड़े थे। मिस्टर लेजेंड उन दोनों में दिलचस्पी दिखाने लगा। तुम्हारा नाम क्या? मिस्टर लेजेंड ने उस रैंक 01 के यूजर्स से पूछा। मैं जैक्सन हूं, जैक्सन ने कहा। किया होगा आगे, क्या रिएक्शन होगा? बाकी सब एम की दास्तान सुनने के बाद किया जैक्सन का सिस्टम वापस आने वाला है, पर कैसे? एम सभी को अपने अतीत के बारे में बता चुका था। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। बबलू और चांदनी को यह बात हजम नहीं है कि जो लेजेंड कभी भी नहीं हारा, वे एक रैंक 1 के यूजर जैक्सन से हार गया। एम, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुम्हें एक हत्यारा बनने की क्या जरूरत है। तुम कुछ और भी कर सकते थे, रेड ने पूछा। उसे वक्त जीने का मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, और जैसा कि मैंने कहा है कि मैं कभी भी किसी बेगुनाह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, एम ने सफाई देते हुए कहा। झूठ, तुम रेड को मारने आए थे जबकि वो बेगुनाह है, जैक्सन ने कहा। ऐसा सिर्फ तुम सबको लग सकता है। रेड बेगुनाह नहीं है। रेड उन लोगों में शामिल था जिनका मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता था, एम ने कहा। और वो कैसे समझाओगे? तुम कहना चाहते हो कि रेड बुरा इंसान है, जैक्सन ने रूखे अंदाज में कहा। रेड ने विभद्र सिंह को मारा, साथ ही उसके बूढ़े पिता रंजीत सिंह और उसके पत्नी और को भी रेड ने ही मारा है, एम ने रेड की तरफ देखते हुए कहा। जैक्सन यह सुनकर चकित रह गया। उसने मिस्टर लीजेंड की बात पर यकीन नहीं किया, जिस पर मिस्टर लीजेंड ने उससे कहा कि वह खुद इस बारे में रेड से पूछ सकता है। रेड ने समझाते हुए कहा, हां, यह सच है। मैं नहीं, विभद्र सिंह के पिता, उसकी पत्नी और यहां तक कि उसकी बड़ी बेटी और दामाद को भी मारा है। मैंने उसके पूरे परिवार का अंत करने का संकल्प लिया है, और जो मैं करके रहूंगा। और मिस्टर लीजेंड अकेला नहीं है जिसने मुझे करने की कोशिश की। उससे पहले भी मुझ पर कई हमले हुए थे। रेड ने यह बात मुस्कुराते हुए कही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ देखी जा सकती थी। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था उन सब ने जो तुम उसे परिवार के पीछे पड़ गए? जैक्सन ने गुस्सा करते हुए कहा। तो मेरे परिवार ने क्या गुनाह किया था जो उन्हें बीच चौराहे पर मौत के घाट उतार दिया गया? उनके शरीर पर धातु को पिघलाकर नप चढ़ाया गया। क्या गुनाह किया था उन्होंने? तुम बता सकते हो जैक्सन? रेड ने चिल्लाते हुए कहा। रेड का चेहरा गुस्सा से लाल हो चुका था। उसे एक बार फिर अपना वोट डरावना अतिथि याद आ गया, जैसे वह भूलना चाहता था। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया। मिस्टर लीजेंड ने रेड को शांत करते हुए कहा, रेड शांत रहो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो। जरूर उसकी कोई वजह रही होगी, पर मैं तुमसे वह नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, जैक्सन ने कहा, और तभी रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 गार्ड, चौथा मास्टर कवि और पहला मास्टर विक्रम वहां दाखिल हुई। जब कमरे का दरवाजा खुला तो बाहर से सूरज की किरणें आती दिखाई दे, जिससे सबको पता चला कि मिस्टर लीजेंड की कहानी सुनते सुनते सुबह हो गई और अब वक्त था मिस्टर लेजेंड के मिशन पर जाने का। एम, तुम्हें अब जाना होगा। सारी तैयारी हो चुकी है।
ये दोनों गॉड्स तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे और एक अच्छी खबर है, मास्टर कवि भी तुम्हारे साथ आएंगे। विक्रम ने कहा, हाँ एम, इसी बहाने हम तुम्हें जान पाएंगे। तुम बहुत दिलचस्प जो हो। कवि ने मुस्कुराते हुए कहा। कवि अपनी मर्जी से मिस्टर लीजेंड के साथ आने को तैयार हुआ था। पहले तो विक्रम ने उनसे मना किया, पर जिद करने पर विक्रम भी मान गए। मिस्टर लीजेंड ने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और उन दोनों गार्डों के साथ वहां से उसी पल रवाना हो गया। उनके जाने के बाद मास्टर विक्रम ने उंगली दिखाकर जैक्सन की तरफ इशारा किया और भारी आवाज में कहा, खबरदार जो इस बच्चे को परेशान किया। विक्रम ने कहा। जैक्सन समझ नहीं पाया कि आखिर इस बात का क्या मतलब है और बाकी सब भी कंफ्यूज है। विक्रम ने यह बात जैक्सन के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद उसे शैतान कियान के लिए बोली थी। कियान समझ चुका था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि शायद विक्रम को पता था कि इस आफत से कैसे छुटकारा पाते हैं। जैक्सन, हमने फैसला किया है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और सिर्फ हम ही हैं जो इस मुसीबत से बाहर निकलने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो बिना देर किए उठो और हमारे पीछे आओ, विक्रम ने कहा और वहां से चल दिया। जैक्सन मुस्कुराया और रेड और बबलू की तरफ देखने लगा और फिर उठकर मास्टर विक्रम के पीछे चल दिया। उसके पीछे पीछे चांदनी भी चले गई। जैक्सन के जाने के बाद बबलू ने रेड से पूछा, तो अब तुम क्या करोगे? वही जो एक भाई को करना चाहिए, चिंकी मेरी भी बहन है और जैसा कि एम ने कहा था कि चिंकी को ट्रेनिंग की जरूरत है जिससे वह अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सके, तो मैं चिंकी को ट्रेन करूंगा, रेड ने आह भरते हुए कहा। बढ़िया है, बबलू बोला। बबलू, तुम अब तक हमारे साथ क्यों हो? तुम भी राजकुमारी रूबी के साथ वापस अपने साम्राज्य क्यों नहीं लौट गए? रेड ने पूछा। सोचा तो मैं भी यही था, लेकिन इतने दिलचस्प लोगों को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा और वैसे भी वहां मुझे कम ही क्या था, बबलू ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। रेड, तुम्हें जो करना है करो, मुझे अब बहुत नींद आ रही है, तो एक हफ्ते तक मुझे उठाना मत, बबलू बोला। रेड कंफ्यूज था, फिर उसे लगा कि शायद बबलू मजाक ही कर रहा है और वह बबलू को छोड़कर चिंकी की तरफ जाने लगा। चिंकी अभी तक सो रही थी, उसे काफी वक्त हो चुका था, तो रेड ने उसे जगाने का फैसला किया और वहीं बबलू दूसरे कमरे में जाकर सो गया। उन सभी को एक पूरा अपार्टमेंट दिया गया था, पर उनमें से किसी को भी इस बिल्डिंग से बाहर निकालने की इजाजत नहीं थी। पर फिर भी रेड ने चिंकी को अपने साथ किया और इमारत की छत पर चला गया। रेड भैया, आप मुझे छत पर क्यों लाए हो? चिंकी ने पूछा। चिंकी, हम सब ने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शक्तियों पर काम करूंगा। तुम्हें अब तक टीचर नहीं मिला है और यही वजह है कि तुम अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर सकती, तो अब से हम तुम्हारी बर्फ की शक्तियों पर मेहनत करेंगे। कहो, तैयार हो तुम? रेड ने कहा। हाँ, मैं सीखना चाहती हूं, प्लीज मुझे सिखाए ताकि अगली बार जब कोई हम पर हमला करे तो मैं उसे रोक सकूं, चिंकी ने जोश के साथ कहा। रेड ने कुछ देर सोचने लगा कि आखिर वह शुरुआत कहां से करे। बहुत वक्त हो गया था उसे खुद भी ट्रेनिंग करे हुए, पर फिर भी वह जानता था कि शक्तियों को काबू करना कितना मुश्किल है और वह आसान से आसान तरीका ढूंढ रहा था ताकि चिंकी को ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। चिंकी, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी शक्तियां आखिर किस फॉर्म में काम करती हैं, रेड ने कहा। फॉर्म मतलब? चिंकी ने पूछा। मतलब बाद में बताऊंगा, पहले ध्यान केंद्रित करो और अपनी शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करो, रेड ने कहा। चिंकी ने रेड की बात मानी और वह अपनी दोनों आंखें बंद करके खड़ी हो गई। चिंकी ध्यान लगा रही थी। कुछ देर बाद चिंकी अपनी शक्तियों को बाहर निकालने लगी। उसके शरीर से ठंडी भाप निकलने लगी, लेकिन अगले ही पर वह बात बर्फ में बदलने लगे और चिंकी पहले की तरह पर की मूर्ति में बदल गई। नहीं चिंकी, तुम ठीक हो? रेड चिंकी के करीब गया और बर्फ के ऊपर हाथ रखते ही वाला था कि तभी बर्फ के अंदर से एक नुकीला कांटा बाहर आया और रेड के हाथ में घुस गया। आहा, ये किया, यह ऊर्जा चिंकी की रक्षा कर रही है। पर कैसे? इतना तो है कि चिंकी के पास अनोखी शक्ति है, उसकी बर्फ की शक्ति डिफेंस के रूप में कम कर रही है, रेड खुद से बोला। सीन चेंज। जैक्सन और विक्रम एक खुले सफेद रेतीले मैदान में थे। जाहिर है यह पृथ्वी नहीं, कोई दूसरा ग्रह है। मास्टर विक्रम की अकादमी प्रशांत महासागर के बीच एक आइलैंड पर है।
पर वह आइलैंड अधिक बड़ा नहीं है। वहां 400 से 500 लोगों के ही रहने की व्यवस्था था। वहां बहुत अधिक ठंड थी, तापमान 0 से नीचे था। जैक्सन ठंड के मारे कहां पर रहा था और वही मास्टर विक्रम सीना ताने खड़े थे। तेज हवाएं उनके बालों से टकरा रही थीं, जिससे उनके बाहर हवा में लहरा रहे थे, परंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैक्सन की ठंड के मारे हालत खराब थी। उसे मालूम तक नहीं था कि विक्रम उसे यह क्यों लेकर आए हैं। जैक्सन, सबसे पहले हम तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे अंदर आखिर कौन छिपा है, विक्रम बोला। कियान एक ग्रीन ऊर्जा जैसी परछाई में जानता हूं, जैक्सन टोकते हुए बोला। दोबारा हमारी बात काटने की सोचना भी मत। तुम सिर्फ उसके रंग रूप के बारे में जानते हो, उसकी ताकत और इतिहास के बारे में नहीं। कियान करीब 5000 सालों से इसी तरह अलग अलग जीवन के शरीर में छुपकर रहता है। वह अमर है ना, उसे पकड़ा जा सकता और ना ही मर जा सकता। तुमसे पहले भी वह कई लोगों की बॉडी पर काबू कर चुका है। वह पागल और सनकी है, उसे तबाही मचाने में मजा आता। लेकिन एक वक्त पहले वह भी तुम्हारी ही तरह एक सामान्य इंसान था, पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरी दुनिया ही बदल गई। मास्टर विक्रम के शब्दों में गहराई और गंभीरता दिखाई दे रही थी। जंक्शन पूछना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। इतिहास में जो एक नॉर्मल इंसान इस तरह के शैतान में बदल गया, जब लोगों की बॉडी को काबू करके अपने शैतानी मकसद पूरा करता है और उसका मकसद बस तबाही मचाना है। पर विक्रम की चेतावनी पर उसने अपने शब्दों को दबा लिया। विक्रम ने आगे कहा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तुम्हें सारी कहानी बताएं, तो बेकार की बातें सोचना बंद करो और हमारी पर ध्यान से सुनो। कियान, मैं तुमसे पहले हजारों शिकार बने थे और एक दिन उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की, जो उसने अपना शिकार अग्रदानव को बनाया। अग्रदानव उसकी बात है, निराले थीं। उसने कियान को अपने अंदर ही कैद कर लिया और जब तक उसका शासन रहा किया, कभी भी उसकी बॉडी पर काबू नहीं कर पाया और ना ही अग्रदानव ने उसे किसी और को शिकार बनाने दिया। अग्रदानव ने कियान की शक्तियों को 3 जगह बांटा और अपने परिवार के साथ साझा किया, जिसका एक हिस्सा अगौरा को मिला। परंतु वह लोग भी उसे काबू नहीं कर पाए। परंतु उन्होंने भी ज्ञान को कभी बाहर नहीं जाने दिया, बल्कि वह भी उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने लगे। परंतु इसमें उन्हें भी बहुत दर्द होता था, जैसा कि तुमने सहा है। अघोरा ने जब तुम्हें ये श्रापित शक्ति दी, तो कियान की शक्ति के 2 हिस्से हुए, जिनमें से एक तुम्हारे पास है। अगर शक्ति स्टार का अंदाजा लगाया जाए तो तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ ज्ञान की ताकत का 10% हिस्सा है। जैक्सन के होश उड़ गए कि उसके अंदर जो शैतान है, उसकी ताकत ओरिजिनल के मुकाबले सिर्फ 10% है। वह अगर दानव के बारे में सोचने लगा कि उसने आखिर कैसे ओरिजिनल कियान को कंट्रोल किया होगा, जबकि उसकी हालत तो अभी से खराब है। तो बातें बहुत है, तो अब हम तुम्हें सिखाएंगे कि इस शैतान को काबू कैसे करना है। हम गारंटी नहीं देते, इन सब में तुम्हारी मौत भी हो सकती है, विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा। जैक्सन घबरा गया। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसे जैसा सामान्य कमजोर इंसान इतनी बड़ी ताकत को कभी कंट्रोल भी कर सकता है। किया, आपको लगता है मैं ये कर सकता हूं? जैक्सन ने कहा। कोई चांस नहीं, पर कोशिश करने में किया हर्ज है, विक्रम ने कहा। प्लीज शेयर करना ना भूले, आपका एक शेयर ही मेरी प्रेरणा है।